नहीं करते हो, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके सराउंडिंग में ओवरऑल टाइम आपकी ऐसी ऐसी रिएक्शंस हो रही होती है जिन पे आप कभी नोटिस नहीं करते हो, ठीक है। जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स, ठीक है, वो भी कभी कभार ऐसे बहुत सारी चीज़ कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि ये एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट था। जैसे कि मैंने आपको बताया दही आपका कर्ड है ना, मोस्टली हमारी मम्मियाँ सालों साल से हमारे हम देखा जाए तो हमारे कल्चर में दही बनता आ रहा है ना, लेकिन इसका प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन के अंडर में आता है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप लोग चाय बनाते हो बच्चों, चाय भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। तो आप इस चैप्टर में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली लेके चलोगे बच्चों चीज़ों को, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली समझोगे उतना आपको समझ में आएंगी चीज़ें, और जितना ज़्यादा आप थ्योरेटिकल रटने की कोशिश करोगे बच्चों तो एक टाइम बाद निकल जाएंगी और आपके माइंड में कुछ नहीं रहेगा। ओवरऑल जो साइंस है आपकी या फिर ये चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो वो प्रैक्टिकली आपकी चीज़ों को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। तो जितना हो सके बच्चों प्रैक्टिकली लेके चलो चीज़ों को, जिससे कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समराइज हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकली लेके चलोगे तो बच्चों एक स्टोरी फॉर्मेट बनेगा और वो स्टोरी फॉर्मेट आपको हमेशा लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द HOD ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों आज ले आए हम आपके लिए आपकी क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 1। सो बच्चों पार्ट 1 में आज आपको बताने वाला हूँ बेसिक इंट्रो कि आपके इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने के क्या वाले हो। सो बने रहो मेरे साथ, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो बच्चों बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं चैप्टर में कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारे सामने होते हुए भी हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके फिजिकली प्रॉपर्टीज में कोई ना कोई चेंजेस जरूर आ रहा होगा, लेकिन वो बात अलग है कि हम कभी कभी उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। बट दैट इज अ फैक्ट कि कोई ना कोई केमिकल चेंज जरूर आ रहा होता है जिसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वही आज हम देखने वाले हैं कि हमारे सराउंडिंग में कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कैसे कैसे उनको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम उन पे अपनी फोकस कर सकते हैं। सो देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो बच्चों देखो मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो देखो क्या दे रखा है, वी हैव ऑफ्टन सीन, हम लोग को दिखाई देता है क्या, दैट सम सबस्टेंस व्हेन मिक्स्ड आर न्यू सबस्टेंस, जब भी आप कुछ सबस्टेंस को मिक्स करते हो, जब भी आप कुछ सबस्टेंस को क्या करते हो बच्चों, मिक्स करते हो, तो आपके पास कुछ न्यू सबस्टेंस बनकर आते हैं। किस सबस्टेंस बनकर आते हैं, न्यू, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल दे रखा है आपका, जैसे कि आप लोगों ने घर में चाय बनाई होगी, ठीक है। तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, चाय बनाने के लिए आपने शुगर ले ली, मिल्क ले लिया, पानी ले लिया और टी ले ली, ठीक है। ओवरऑल मिक्स किया, मिक्स करके क्या बना, चाय। यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट बहुत सारे थे और मिक्स करके प्रोडक्ट क्या बना, चाय। टी एक बनी आपकी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट में। या फिर अगर आप अदर तरीके समझना चाहो तो देखो आपने नॉर्मल देखा होगा रूरल एरियाज में कि हमारे गांव में हम लोग दही कैसे जमाते हैं, है ना। तो दही जमाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, लीक वार्म मिल्क, हल्का गुनगुना दूध लेते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। उसमें हम लोग 1 स्पून क्या मिलाते हैं, कर्ड मिक्स करते हैं, और 1 स्पून कर्ड मिक्स करने के बाद हम लोग जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो उसको कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर रख देती हैं जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन रहे, जो ना ही तो ज़्यादा वार्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो, ठीक है। इस जगह पर रख देंगे। 24 आवर्स रखने के बाद वो हमारा जो मिल्क है, सॉरी 24 नहीं 12 आवर्स का रखने के बाद हमारा जो मिल्क है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कर्ड में, दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है, तो बच्चों देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऐसे होता है आपका कि आपके जो मिल्क है उसमें आपके एक प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम होता है कैसीन, ठीक है। तो कैसीन प्रोटीन आपके मिल्क में पाया जाता है, लेकिन जैसे आप उसमें 1 स्पून कर्ड ऐड करते हो तो कर्ड में पाया जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बच्चों क्या करता है, सबसे पहले जैसे दूध में जाता है तो अपनी सबसे पहले जनसंख्या बढ़ाता है और एक एसिड प्रोड्यूस करता है, इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। ये एसिड बच्चों दूध में प्रेजेंट कैसीन को डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका मिल्क फटना चालू हो जाता है और आपका जो मिल्क है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कर्ड में। तो बच्चों देखो पहले मिल्क था वो कर्ड में चेंज हुआ, ये भी क्या हुई, केमिकल रिएक्शंस हुई। ऐसी ही बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे सराउंडिंग में होती हैं जो कि हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल में देखो मैंने आपको दे रखी है, मैंने अभी भी आपको बताया, लाइक जैसे कि इफ वी वांट टू मेक अ टी, यदि आप क्या बनाना चाहते हो, चाय, अगर आप चाय बनाना चाहते हो तो आप क्या क्या ऐड करोगे, वी ऐड शुगर, टी, मिल्क एंड वाटर, पानी ऐड करते हो और उसको क्या करते हो ऑन हीटिंग, और आपका वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, चाय में, ठीक है। तो क्या है ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि पहले वो मिल्क था, मतलब बहुत सारी चीजें थी, मिक्स करके क्या बन गई, चाय बन गई। तो जो चीज पहले कुछ थी और बाद में कुछ हो गई, बात समझे, यानी कि पहले मैं सलमान खान था फिर मैं शाहरुख खान बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई कोई ना कोई जिसके से मेरे अंदर क्या आया, चेंज आया, है ना। तो पहले मैं सलमान खान था फिर मैं कैटरीना कैफ बन गया, तो फिजिकल चेंज आ गया है ना कुछ ना कुछ, तो ठीक है। ऐसे अगर हम देखें लाइक वाइज, अगर हम नेक्स्ट टाइम देखें, इफ यू आर एड अ 1 स्पून एक और एग्जांपल है बहुत अच्छा सा, ठीक है। अगर आप ऐड करते हो 1 स्पून ऑफ कर्ड
1 चम्मच दही ऐड करते हो किसमें, ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म का मतलब हल्का गुनगुना दूध, हल्का गुनगुना दूध, ल्यूकवार्म मिल्क, ठीक है। आप जब भी आप 1 स्पून कर्ड ऐड करते हो हल्के गुनगुने दूध में और कीप का मतलब रख देते हो इट असाइड, थोड़ी सी दूर कहीं पर भी, फॉर अ फ्यू हावर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, देन द होल मिल्क टर्न इनटू कर्ड। आपका पूरा मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। कैसे हुआ, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि मिल्क आपका दही में कन्वर्ट कैसे हो गया, है ना। ऐसा तो नहीं था कि जूनियर जी की जैसे जादू कर दिया और हो गया कन्वर्ट, है, ऐसे नहीं हुआ होगा, कोई ना कोई केमिकल जरूर हुई होगी इसके पीछे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके लिए करते क्या क्या भाई, वी कंक्लूड दैट दे आर थ्रोली मिक्स विद ईच अदर। हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इन चीजों को मिक्स करना पड़ता है एंड फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस। तब हमारे पास क्या बन के आता है, न्यू सबस्टेंस बन के आता है, ठीक है। एंड दिस थ्रो मिक्सिंग इज अ केमिकल रिएक्शन। और इसी तरीके के मिक्सिंग वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इतनी सी बात, ठीक है। या फिर आप इसको अदर लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हो, व्हेन 2 और मोर सबस्टेंस रिएक्ट, जब 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करें और फॉर्म करके कोई भी न्यू सबस्टेंस बना लें, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन चैप्टर का नाम है, जो कि साफ साफ आपसे चिल्ला की ये चीज बोल रहा है क्या, कि जब भी आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिलाकर कोई एक न्यू चीज बना लो, क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन। जो चीज पहले कुछ थी बाद में कुछ हो गई, केमिकल रिएक्शन। पहले आप मार्केट से सब्जी खरीद के लाए थे, बैगन आलू टमाटर, और आपने सब्जी बना दी मिक्स वेज, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि पहले कुछ बाद में कुछ, केमिकल रिएक्शन। चाय थी, आपने चाय ली, है ना, बहुत सारी चीजें मिलाई उसमें ऐड करी, चाय बन गई, केमिकल रिएक्शन। कॉफी के लिए आपने दुनिया भर का दूध लिया, कॉफी मिलाई, दुनिया की चीजें मिलाई, कॉफी बन गई, केमिकल रिएक्शन। और कितने एग्जाम्पल लोगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। हम लोग देखने वाले हैं, हम लोगों ने देख लिया था यहाँ तक, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद देखो मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं ना। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों, रिएक्टेंट्स होते हैं आपके जो जिनसे मिलकर आपका प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है। जैसे कि जब हम चाय बना रहे थे तो चाय बनाने में रिएक्टेंट क्या कहते हैं हमारे पास, शुगर, मिल्क, चाय पत्ती, जो भी चीज हम लोग बना रहे थे वो सब क्या थे, हमारे रिएक्टेंट्स। और उनसे मिलकर जो बन रहा था वो हमारा क्या था, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स वो होते हैं जिनसे हम लोग, जिन चीजों को मिलकर हम लोग एक चीज कुछ बना रहे हो, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, यानी कि सबस्टेंस दैट आर मिक्स्ड, यानी कि वो चीजें जिनको आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो न्यू सबस्टेंस दैट आर फॉर्म्ड, जो कि न्यू सबस्टेंस जो कि आपके बन रहे होते हैं ऑन अकाउंट टू अ केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रिएक्टेंट वो जिनसे मिलकर आपके सबस्टेंस बनते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स हमारे 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट हमारे काफी सारे बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं बन सकते हैं। तो ये सब तो ओवरव्यू हमने देख लिया बहुत अच्छे तरीके से, है ना। इंट्रो हमने बहुत अच्छे देख लिया बच्चों। अब मैं आपको कराने वाला हूँ फर्स्ट एक्टिविटीज, जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है आपकी रिगार्डिंग टू बोर्ड। अगर देखा जाए तो बहुत इंपोर्टेंट एक्टिविटी है आपकी बच्चों। पहली एक्टिविटी में क्या कराने वाला हूँ, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग मतलब कि मैं जलाने वाला हूँ क्या, मैग्नीशियम रिबन को। किसको, मैग्नीशियम रिबन मतलब रबड़ को, किसकी बनी है, मैग्नीशियम की, ठीक है। तो देखो सुनो, इसको कराने से पहले एक स्टोरी बनाता हूं मैं आपको, है ना, जिससे कि आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में याद रहेगा प्रोसेस, ठीक है। कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आपको मैग्नीशियम रिबन जलानी है, तो आप ऐसे सोचो कि मुझे मैग्नीशियम की रिबन जलानी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, खरीदनी पड़ेगी, पहला काम, ठीक है। तो आप गए मार्केट, हाँ भैया मुझे क्या चाहिए, मैग्नीशियम की रिबन चाहिए। अच्छा ठीक है, लाओ दो, ले ली मैंने, ठीक है। अब मैग्नीशियम की रिबन तो ले ली मैंने, अब क्या करना है, अब मुझे इसको फाड़ना है, पैकेट को फाड़ना है। तो पैकेट को जैसे आप फाड़ोगे तो मैग्नीशियम की रिबन ले लिया आपने मार्केट से, आपने पैकेट फाड़ा, मैग्नीशियम किसके कॉन्टेक्ट में आई, CO2, किसके कॉन्टेक्ट में आई, CO2 के कॉन्टेक्ट में, और सडन क्या बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन गई इसके ऊपर, तो ठीक है। तो यानी कि लेकिन हमारे पास क्या बन गई, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, आपकी MgCO3 फॉर्म हो गया। लेकिन नहीं, हमें क्या चाहिए भैया, हमें तो मैग्नीशियम चाहिए, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, से मैग्नीशियम रिबन जलानी है, ठीक है। तो ये तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया यार। अब मैं क्या करूंगा, एक सैंड पेपर लूंगा, क्या लूंगा, एक सैंड पेपर, जैसे रेगमाल सुना है आप लोगों ने, जिससे हम लोग इसके जंग वगैरह लगाए छुड़ जाती है, ऐसे सैंड पेपर होगा, उस सैंड पेपर से मैं क्या करूंगा, उसको मैग्नीशियम रिबन को रब करूंगा, ठीक है। अब रब करूंगा तो मेरे पास जो कार्बोनेट है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग, और मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ
मैग्नीशियम, ठीक है। अब मुझे उसको जलाना है, क्या करना है, उसको जलाना है। तो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, जैसे कि ये आपका बर्नर है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरे पास क्या है, एक बर्नर है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने, ये मेरी रिबन है, ये रही, इसको मैंने पकड़ रखा है एक इससे, स्पैचुला से, ठीक है। और ये मैं इसको जला रहा हूँ, है ना, ये जल रही है। तो मैग्नीशियम रिबन जल रही है किसके साथ में, O2 के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका। तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम में जल रही है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। और बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जब भी आपका ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों Mg जब O2 के साथ जलेगी तो बनाएगी MgO, क्या बनाएगी, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना लेगी, MgO बना लेगी, है ना। आप बैलेंस करने 2 लगा दो यहाँ पे, ये बैलेंस होगी रिएक्शन आपकी। तो आपके पास कंपाउंड क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी आप एक बर्निंग और मैग्नीशियम को जलाओगे तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। तो यही साफ साफ लिखा हुआ है, देखो आप, मैग्नीशियम रिबन वी गेट हैज, हम लोग सबसे पहले लेंगे, जैसे ही आप मैग्नीशियम को गेट का मतलब प्राप्त करोगे, जैसे उसे हैज अ लेयर, उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगी, एक लेयर, किसकी बच्चों, कार्बोनेट की, ठीक है। उसके बाद ऑन इट, सो बिफोर बर्निंग, उसके बाद जलाने से पहले, इट नीड टू क्लीन विद सैंड पेपर, मैंने बोला था रेगमाल से साफ करना पड़ेगा पहले, है ना। तो हमें किसकी नीड है, सबसे पहले आपको सैंड पेपर से उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, जिससे कि कार्बोनेट की लेयर हट जाए। उसके बाद जब हट जाएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब आप उसको जलाओगे तो प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो MgO बना, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है बच्चों, कैसा पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन, ठीक है, एकदम चमकदार व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनता है आपका। यानी कि जब ये जलेगी तो जल की जो राख निकलेगी ना इसकी, वो व्हाइट कलर की होगी, कैसी होगी, व्हाइट कलर की होगी, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, कैसा पाउडर होगा, क्रिस्टलाइन, चमकदार, ठीक है। और क्या तरीके पता करने के, आइडेंटिफिकेशन का, प्रॉपर्टी क्या आपकी, रिएक्शन क्या होगी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, जो आपकी आग निकल रही होगी वो कैसी होगी बच्चों, व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस हो रही होगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस एक्टिविटी को पूरा कर लेते हैं, हमारी मैग्नीशियम रिबन जल जाती है। अगर आपको नहीं आया हो तो मैं आपको वीडियो को पॉज करके आप अगर रिपीट करके देख सकते हो एक बार, लेकिन मैं आपको रिकॉल करा दूं फिर से इन शॉर्ट। देखो सबसे पहले हमने मैग्नीशियम रिबन ली, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जैसे हमने पैकेट को ब्रेक किया, CO2 के साथ कंबाइंड होकर उसने बना लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, हमें तो खाली मैग्नीशियम रिबन जलानी थी, तो मैंने सैंड पेपर लिया, सैंड पेपर से मैंने मैग्नीशियम को घिस के कार्बोनेट अलग कर दिया, क्या बचा सिर्फ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को मैंने जैसे नीचे बर्नर नीचे जलाया तो मैग्नीशियम जब जल रहा था तो वो O2 की प्रेजेंस में जल रहा था, तो क्या बना, Mg प्लस O2 क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बन गया। पता कैसे करके प्रोडक्ट क्या बना, तो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या थी कि ये व्हाइट कलर का पाउडर, क्रिस्टलाइन पाउडर बन रहा था जो निकल रहा था राख के फॉर्म में, ठीक है। प्लस जो आग थी वो व्हाइट डेजलिंग फॉर्म प्रोड्यूस हो रही थी। इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन ले सकते हो और आप ऐसे करके एक एक्टिविटी को पूरा कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को आया हो, समझ में आ गया होगा। प्लस एक चीज का ध्यान रखो, जितना हो सके बच्चों वीडियो को शेयर करें, जिससे क्या मोर अमाउंट बच्चों के पास वीडियो पहुंचे। और हाँ बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने रिव्यू जरूर दें। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द HOD ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों ले आए आपके लिए पार्ट 2, और बच्चों पार्ट 2 में आज मैं आपको बताने वाला हूं आपको कुछ और एक्टिविटीज। सो स्टार्ट करने से पहले मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी फॉर्मेट में प्यारे प्यारे बच्चों को बताया था। हल्का सा रिकॉल करा दे रहा हूँ आप लोगों को कि हमने सबसे पहले क्या बताया था कि हमने सबसे पहले मैग्नीशियम की रिबन ली थी। मैग्नीशियम की रिबन को हमने जैसे हमने ब्रेक किया था वो आपकी CO2 के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गई थी। फिर हमने उसको सैंड पेपर की मदद से क्या किया था, रफ किया था, और हमारा कार्बोनेट क्या हो गया था, ब्रेक अलग हो गया था। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल मैग्नीशियम बचा था। मैग्नीशियम को हमने जब आपके बर्नर के ऊपर रख के बर्न किया तो मैग्नीशियम हमारे O2 के साथ में रिएक्ट करके देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था कंपाउंड। पता कैसे किया था कि कंपाउंड क्या बना है, तो हमने क्या देखा कि व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर बना था, प्लस आपकी जो फ्लेम थी वो व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस हो रही थी, जिससे हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया था कि हाँ हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे क्या, जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जिंक ग्रेनुअल्स की रिएक्शन करने वाला हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो अगर आप देखोगे हमारे पास पहला है रिएक्टिंग विद जिंक ग्रेनुअल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, क्या आपके पास है, ये आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, ये कॉनिकल फ्लास्क है बड़ा प्यारा सा, ठीक है। इस कॉनिकल फ्लास्क में
मैंने जिंक के कुछ पार्टिकल डले हुए हैं। किसके पार्टिकल डले हुए हैं? जिंक के। ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स। ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स के कुछ पार्टिकल डले हुए हैं। इसमें मैं बच्चों क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे कॉर्क से इसको बंद कर रखा है। कॉर्क, कॉर्क सुना होगा आप लोगों ने, क्या होता है कॉर्क मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, उसमें मैंने एक पाइप डाल रखा है ना, और इस पाइप के थ्रू में इसमें अब ऐड कर रहा हूं क्या मेरे प्यारे बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? एसिड होता है एक, कैसा वाला? डाइल्यूट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4, ये फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, तो देखो मैं अब क्या करने वाला हूँ, जिंक पहले से डले हुए हैं, इसमें मैं ऊपर से क्या डाल रहा हूँ बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा हूँ। अब बनेगा क्या, हमें वो बताना है, बनेगा क्या और उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखनी है कि किस तरीके से पता करें कि बना क्या। ठीक है, तो देखो आपके पास जिंक है, जिंक ले लिया आपने, इसमें आपने क्या ऐड किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब कुछ प्यारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर डाइल्यूट क्या बोल रहे हो, ये DIL डाइल्यूट क्या बोल रहे हो? बच्चों आप जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे कभी भी, ओ गिर गया, मार्कर गिर गया मेरा, सुनो देखो, आप जैसे जाओगे केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा कि DIL डाइल्यूट लिखा होता है, किसी किसी पे लिखा होता है कंसंट्रेट, यानी कि CONC, ये लिखा होता है कंसंट्रेट। ठीक है, आपके उस फॉर्मूले, आपके जो बोतल रखी हुई होगी कांच की, एक रखी हुई होगी आपकी केमिस्ट्री लैब में, उस पर आपके फॉर्मूला तो लिखा ही होगा H2SO4 प्लस लिखा होगा DIL या फिर CONC, कंसंट्रेट या डाइल्यूट। बच्चों डाइल्यूट आपको वैसे मैं आगे बताऊंगा चैप्टर्स में कि क्या होते हैं, दोनों ही एसिड होते हैं। डाइल्यूट वो वाले एसिड होते हैं जिनमें पानी की अमाउंट ज्यादा होती है, कम एसिडिक होते हैं। कंसंट्रेट वो होते हैं जो ज्यादा एसिडिक होते हैं, इनमें पानी की अमाउंट क्या होती है? कम, एसिड ज्यादा होता है। ठीक है, तो डाइल्यूट वाला एसिड लिया हमने जो क्या आपका हल्का सा माइन्यूट है, ठीक है, जिसमें पानी की अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने डाइल्यूट एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अब हम कहेंगे यार बनेगा कैसे या बनाएं कैसे इस चीज को। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चों के मन में सवाल आता है सर आपको तो आता है, आप तो 2 मिनट में कर देते हो, हमारा क्या, हम कैसे करें कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से अपनाओ इस चीज में करने के लिए, बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। एक चीज हमेशा अपनाओ कि हमेशा यहाँ पे जो आपका एक सिंगल जो मेटल लिखा होता है वो आपका एलिमेंट मेटल होता है, जिसमें चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है तो पहला वाला हमेशा मेटल होता है, इसलिए उसमें चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। सेकंड वाला हमेशा नॉन मेटल होता है, चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव। अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। तो जिंक किससे अटैच होगा? सल्फेट से, SO4 से। ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्या जाएगी? अलग। तो जिंक किससे अटैच हुआ? सल्फेट से। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और क्या बच गई? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई मेरी गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या निकल गया ना, ऊपर वेपराइज हो गई। क्या बात समझ में आ गई इतनी सी? तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बना? जिंक सल्फेट। क्या बना? जिंक सल्फेट। तो आपको रिएक्शन याद नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, आपको रट्टाफिकेशन नहीं मारना है, आपको रिएक्शन करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे करी है, जिंक को मैंने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो मेरा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करके क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई। कुछ अलग निकाला गैस में? नहीं। अब बच्चों को मन में कंफ्यूज आता है कि सर आपने सल्फेट के साथ ही रिएक्ट किया है। बेटा सेकंड वाला नॉन मेटल फॉर्म में आता है, आपका नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना, तो आपका कहाँ अट्रैक्ट होगा? वो नेगेटिव पे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस कर जाएगी, निकल जाएगी। देखो मैंने ये लिखा हुआ बच्चों, प्रोडक्ट क्या बने हमारे पास? जिंक सल्फेट बना, ये रहा, और क्या बना? हाइड्रोजन गैस, ये रहा, बन गए दोनों प्रोडक्ट। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या लिखें कि रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? तो आइडेंटिफिकेशन देखो क्या क्या हो गई आपकी। बीकर बिकम हॉट, जो बीकर है आपका कॉनिकल फ्लास्क जो है मेरा बीकर, ये कैसा हो गया है? गरम। क्या हो गया है? गरम। प्लस क्या प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से? हाइड्रोजन गैस। तो क्या प्रोड्यूस हो रही है? हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। पता कैसे करें कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? पता करने के लिए क्या है? विच मेक्स, हमें क्या करना चाहिए? मैच स्टिक। एक माचिस की तीली जला के जैसे आप उसके ऊपर रखोगे तो माचिस की तीली का जो कलर है आग का, वो कैसे कलर का प्रोड्यूस होगा? पेल ब्लू फ्लेम, हल्की सी ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होगी। प्लस जब माचिस की तीली को जला के इसके ऊपर रखोगे तो वो एक पप पप करके आगे रिलीज साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉपिंग साउंड बोलते हैं इसको। कौन साउंड बोलेंगे? पॉपिंग साउंड, पफ पफ पफ, इस तरीके से करके। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये हमने क्या लिख दी इसकी आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट लिखना है, प्लस आपको आइडेंटिफिकेशन देनी है कि किस तरीके से आपके आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके बाद
अब हमारे पास नेक्स्ट है, एक और हमारे पास रिएक्टिंग विद बेरियम आयोडाइड विद लेड क्लोराइड। आपको बेरियम आयोडाइड की रिएक्शन करनी है लेड क्लोराइड के साथ में। तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए थे 9th में, ध्यान है आपको, आपने सीखे होंगे। बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड आपको क्या करना है देखो करके दिखा देते हैं। बेरियम आयोडाइड की रिएक्शन करनी है किसके साथ में? लेड क्लोराइड के साथ में, ठीक है। अब बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है? हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता, तो हम रिएक्शन कैसे करेंगे, है ना, परेशानी आ गई है। तो हमें तो क्या नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता, बट हमें बनाना आता है फॉर्मूला। बेरियम का फॉर्मूला क्या होगा? Ba। आयोडाइड को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? I से, ठीक है। तो बेरियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 2 होती है वैलेंसी, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। आयोडीन की कितनी होती है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? BaI2, क्या बन गया? BaI2 प्लस लेड का सिंबल होता है Pb, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? Cl। लेड की बैलेंसी 2, Cl की कितनी होती है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PbCl2, ठीक है। दोनों फॉर्मूले बन गए, बस इनको लिख दो यहाँ पे। एक तो फॉर्मूला क्या बना? BaI2 और दूसरा फॉर्मूला क्या बना? PbCl2। अब देखो, अब रिएक्शन में प्लस लगाओ। अब आप कहोगे सर रिएक्शन कैसे करें? पहला वाला प्लस, मैंने बोला था पहले पे मेटल पॉजिटिव चार्ज, दूसरा माइनस, पहले पे प्लस दूसरे पे माइनस, प्लस वाला माइनस से और प्लस वाला माइनस से। तो BaCl2 क्या बना? BaCl2 प्लस वाला पहले लिखा जाता है PbI2, तो क्या बन गया? PbI2। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं? I2Pb कर देंगे, I2Pb नहीं, नेगेटिव वाला बाद में लिखा जाता है PbI2 होगा, ठीक है। तो PbI2, तो हमारे पास कंपाउंड क्या क्या बन गया? BaCl2 बन गया और क्या बन गया? PbI2 बन गया, यानी कि बेरियम क्लोराइड बन गया और क्या बन गया? PbI2, लेड आयोडाइड बन गया, ठीक है। यह आपका येलो कलर का एक तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, एक क्या बन गया आपका? PPT प्रेसिपिटेट, और एक येलो कलर का क्या बन गया? प्रोडक्ट, वाइट येलो कलर का, ठीक है। तो हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो रिएक्शन तो हमने कर ली बहुत आसानी से, और एक हम क्या करें? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी, जो कि आगे चल के बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो इस तरीके से हमने आपकी रिएक्शन कर ली है। इन रिएक्शंस को करने के लिए कुछ फॉर्मूलों की बहुत नीड पड़ती है, जो कि आपको बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्लस मैं आपको हल्का सा इंडिकेट करके नेक्स्ट लेक्चर में बता भी दूंगा कि किस तरीके से फॉर्मूले बना सकते हो। सो हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे थे बच्चों। एक तो बना था बेरियम आयोडाइड, एक लेड क्लोराइड को हमने जब मिक्स किया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? बेरियम क्लोराइड और आपका लेड आयोडाइड बन गया, ठीक है। ये आपका व्हाइट कलर का येलो कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ, प्लस ये हमारा क्या बन गया? PPT प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों के मन में सवाल होगा, सब प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? बेटा प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो कि आपके कभी भी घुलते नहीं है, किसी भी सॉल्यूशन में जो अपनी एक अलग छाप छोड़ दें, यानी कि अलग से शो हो रहे हो, या फिर जो आपके कभी मेल्ट ना हो, वो आपके क्या होते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इन्हीं का प्रोडक्ट देखो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, रफ कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, क्या क्या बना था? बेरियम क्लोराइड बना हमारे पास एक तो, और क्या बना? व्हाइट कलर का एंड येलो कलर का क्या बना बच्चों? प्रेसिपिटेट, कौन सा? लेड आयोडाइड, ठीक है। लेड आयोडाइड मतलब PbI2, और क्या बना? बेरियम क्लोराइड BaCl2। क्लियर इतना हमारी रिएक्शन, ठीक है। अब ये रिएक्शन तो हमने कर ली, यानी कि एक्टिविटी हमारी 2-3 थी। बेसिकली आगे अगर आपकी देखी जाए तो अकॉर्डिंग टू NCERT आपकी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रमन आपकी सबसे कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बाकी की 2 एक्टिविटी मैंने आपको और करा दी है, तो हो सकता है आपसे एज एग्जामिनर आपसे पूछ ली जाए, ठीक है। तो आपको आनी चाहिए। प्लस आज मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिनसे आप इंडिकेट कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब कि आप पता कर सकते हो कि कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें आपका ऐसा क्या चेंज आ रहा है जिसके से आप कह सको कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखना, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इट इज आइदर अकम्पनीड, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर उसके किसमें चेंज आ रहा है? कलर में। अगर उसके कलर में कोई भी चेंज आ रहा है, जैसे कि मान के चलो पहले मैं ब्लैक था फिर मैं गोरा हो गया, मतलब क्या हुआ? कलर में चेंज आया, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई, है ना। मतलब पहले मैं गोरा था फिर मैं काला हो गया, कलर चेंज, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, इट इज आइदर लीड टू स्टेट चेंज। स्टेट चेंज का मतलब है पहले मैं पानी था फिर मैं क्या पत्थर बन गया ऐसा कुछ हो जाए, यानी कि स्टेट चेंज हो जाए। पहले मैं पत्थर था फिर मैं हवा बन गया, तो क्या हो गया? स्टेट चेंज हुई। तो किसी भी चीज़ की अगर स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड, तो समझ जाओगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तीसरा, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस एंड एब्जॉर्ब,
या फिर तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो अंदर से, है ना, या फिर क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो। यानी कहने का मतलब है कि या फिर तो आप किसी से, यानी कि किसी से कोई दूसरा गर्म है और आपने उसको टच किया और उसके वजह से आप गर्म हो गए, वो ठंडा हो गया तो एब्जॉर्ब कर ली। या फिर ऐसा हो रहा है कि आप इतने ज्यादा हीट हो रहे हो कि आपको टच करने वाला जल गया, यानी कि हीट प्रोड्यूस हो रही है बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से, तब भी वहां पे क्या हो रही है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है। प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, अगर आपके कंपाउंड बनते टाइम पे कोई ऐसा कंपाउंड बन रहा है जो कि प्रेसिपिटेट है, घुल ही नहीं रहा, तब भी वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। या फिर कोई गैस रिलीज हो रही हो, जैसे कि हमें आ रहा जिंक ग्रेनुल्स वाले केस में हुआ था, जिसमें हमने जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट किया था तो हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट हो रही थी। इस तरीके से अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो बेटा हम लोगों ने अपना ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। उससे पहले बेटा जहाँ तक वीडियो जा रही है कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और किस जगह तक जा रही है, अपनी जगह का नाम जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन द चैनल द HOD ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों ले आए आपके लिए मैं पार्ट 3, और बच्चों पार्ट 3 में आज मैं आपको बताऊंगा केमिकल इक्वेशंस के बारे में, प्लस आज हम कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करना भी सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं और क्यों जरूरी भी है ना। तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें केमिकल रिएक्शंस, बच्चों केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है, किस तरीके से? इन टर्म ऑफ सिंबल से। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को किससे इंडिकेट कर सकते हो? सिंबल से इंडिकेट कर सकते हो, प्लस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंडिकेट कर सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जैसे कि आपका जो फॉर्मूला मास होता है या मोलर मास होता है, हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं ना, जैसे कि आपका H2SO4, HCl, ये सब आपके क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं। मोल्स स्टेट में से भी इंडिकेट करते हैं, एक्सेट्रा, एंड ऑफ थिंकिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ऑल केमिकल रिएक्शन ओबे, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो सब क्या ओबे करती हैं बच्चों? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो हमेशा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करती हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, इसीलिए उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिस तरीके से आप देखो, मान के चलो कि अगर आपकी गली में अगर कोई सब्जी बेचने आया है, ठीक है, तो अगर मान के चलो आपको सब्जी कम दे दे तो क्या आप लोगे? ज्यादा दे तो हाँ तो ले लोगे, लेकिन तब वो नहीं देगा, है ना। तो यानी कि अगर सब्जी अगर ज्यादा अगर वो देते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग तो आपको फायदा, तो उसको नुकसान वो नहीं देगा। अगर वो कम देता तो आप नहीं लोगे, क्योंकि भैया आपने पैसे दिए उसके अकॉर्डिंग आपको चीज चाहिए। तो उसके लिए अगर मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि दोनों चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपका उनका वेट और आपकी सब्जी अगर दोनों इक्वल है तो आप भी खुश और वो भी खुश, जिससे आपकी इक्वलिटी मिल जाए। सेम आपकी केमिकल रिएक्शंस में भी ऐसे ही होता है, अगर आप जितना रिएक्टेंट यूज कर रहे हो उतना ही प्रोडक्ट बनना बहुत जरूरी है ना। अगर उससे कम या ज्यादा होगा तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो रिएक्शन का बैलेंस करना बहुत जरूरी है बच्चों। Therefore, केमिकल नीड टू बी बैलेंस, इसलिए हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैंने ले लिया आपका बच्चों, एक यहाँ पे आपका H2 है प्लस O2 है और क्या बन रहा है? H2O, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखना, H2 के कितने मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। O के कितने मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं? 2। यहाँ पर H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों? 2 हैं हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन का एक कम है, मैंने 2 लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। अब आपके ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए क्योंकि पूरे में अप्लाई हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए बच्चों? 2 दूनी 4, 4 मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ कितने हैं? 2 ही हैं, तो 1 2 यहाँ लगा दो, हो गई बैलेंस। देखो हाइड्रोजन के 4 हो गए, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, ठीक है, हाइड्रोजन के बैलेंस हो गए आपके, है ना। अच्छा, ये तो हमने ये प्रोसेस देख लिया हमने अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देखना चाहोगे कि इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वाली रिएक्शन है आपकी ये वाली, ठीक है, इसको हम लोग जब बैलेंस करेंगे, इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करते हैं? देखो इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी बड़ी है, आप थोड़ी सी जब सीख जाओगे इस चीज को तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में जब आपको सीखनी है चीजें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको आपको एक ट्रिक के थ्रू अपनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक आप चलो यूज करते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है इसको करने की, तो ट्रिक कैसे यूज करोगे आप लोग इसको? सबसे पहले एक चार्ट बनाओ आप लोग, या फिर मैं इसको ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। पोर्शन वाला इधर का रफ कर दे रहा हूँ मैं, ये चीज रफ कर दे रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ जाए कि कैसे आप किसी को बैलेंस कर सकते हैं। देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस में हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस करना, ठीक है। तो बच्चों हमें बैलेंस करना आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए मैं सिखाऊंगा कुछ ट्रिक्स आप लोगों को, है ना। तो जैसे कि सबसे पहले आप लोगों के मन में क्या आता है कि अगर ये वाली रिएक्शन दे रखी है H2O2 एंड देन फॉर्म H2O, तो आप कहते हो अरे बड़ी छोटी सी रिएक्शन है, ये तो हल कर दूंगा।
तो ये तो आप हल कर देते हो। आप क्या करते हो, ये लिया आपने, ठीक है, आप क्या करते हो, 2 हाइड्रोजन है सर यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है सर, 2 लगा दो यहाँ पे, लगा दिया। अब हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 है, बट हाइड्रोजन 2 है, 2 यहाँ लगा दिया, बैलेंस कर दिया आपने, ठीक है, बड़ी आसानी से बैलेंस हो गई। लेकिन कुछ रिएक्शन इतनी ईजी नहीं होती है ना, कुछ रिएक्शन थोड़ी सी घुमाने वाली होती हैं। उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी एक ट्रिक। क्या सीखनी पड़ेगी, एक ट्रिक। अब बच्चों ट्रिक क्या है ये सीखने की, ट्रिक के लिए आप एक चार्ट बनाओ, ठीक है, उस चार्ट में 3 कॉलम बनाओ, उस चार्ट में क्या बनाओ, 3 कॉलम, ठीक है। जैसे आप 3 कॉलम फॉर्म करोगे तो आप क्या करो, 3 कॉलम में से एक कॉलम में सिंबल इंडिकेट करोगे, क्या क्या सिंबल दे रखे हैं, कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है और क्या दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, ठीक है, 3 सिंबल दे रखे हैं आपके पास, है ना। अब अगर हम देखें कि आपके फर्स्ट वाले में क्या क्या चीज़ दे रखी हैं, तो आप देखो इस वाले में पहला वाला ये चैम्बर है, सेकंड वाला बच्चों ये चैम्बर है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ठीक है। फर्स्ट वाले में आप देखोगे कार्बन कितने दे रखे हैं बच्चों, कार्बन 1 दे रखा है, देखो ध्यान से, ठीक है। हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 4, हाइड्रोजन 4 ले लिए। Cl कितने रखे हैं बच्चों, 2 दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद इस वाले पे आओ, कार्बन कितने दिए हुए हैं, 1, Cl कितने, हाइड्रोजन कितने रखे हैं बच्चों, 1, Cl कितने रखे हैं आपके, 4, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इस चीज़ को कि इसमें आपके क्या अनबैलेंस दिख रहा है आपको, तो आप ध्यान से देखो, कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है हमारा, 4 कम है इसमें 2 कम है, तो कोई भी एक चीज़ बैलेंस कर लो पहले। चलो पहले कर लेते हैं, तो पहले मान के चलो मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों, अपना कार्बन बैलेंस कर लेता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने का इंटू करोगे, 4 हो जाए, 4 का इंटू करोगे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये 4 मैंने दूसरे चैम्बर में हाइड्रोजन पे लगाया है, हाइड्रोजन का है ये रहा, तो 4 बच्चों यहाँ लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो 4 हो गए, लेकिन आप ध्यान से देखो Cl भी कितने हो गए, 4 और 4 8 Cl हो गए बच्चों यहाँ पे, तो Cl कितने ले लिए मैंने यहाँ पे, 8। अब Cl यहाँ पे 8 हो गए, ये तो 4 हो गया बैलेंस। इसको यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने का इंटू करूँगा, 8 हो जाए, तो यहाँ पे बच्चों कितना करूँगा, 4 का कितने हो जाएंगे, 8। ये मैंने कहाँ इंटू किया, Cl पर, तो 4 मैंने कहाँ लगा दिया, यहाँ पर, और ये हो गया आपका 8। देखो ध्यान से, कार्बन कितने, एक कार्बन है, Cl 4 दूनी 8, 4 और 4 8, हाइड्रोजन 4 और 4, होगी बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं हुई, ठीक है। तो आप इस नॉर्मल सी ट्रिक से बहुत आसानी से बैलेंस करना सीख सकते हो, ठीक है, जो कि आपकी ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, फॉलो होता है, बहुत आसानी से कर सकते हो। इसको करने के लिए एक और करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान के चलो CO2 है, H2 है, और आपके पास बच्चों प्रोडक्ट बन रहा है C6H12O6 और प्लस क्या निकल रही है, ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप पहले सिंबल पता करो जेम, जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे पहले क्या लिखो, सिंबल। तो बच्चों सिंबल क्या क्या दे रखे हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है और क्या, हाइड्रोजन है। पहले वाले में कार्बन कितने, 1, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 3, हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2। इस वाले में आपके कार्बन कितने बच्चों, 6, आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2 8, और हाइड्रोजन कितने बच्चों, 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई क्या बैलेंस करें हम, क्या बैलेंस करें, तो सबसे पहले आप देखो कार्बन बैलेंस करते हैं, तो यहाँ कितने लगाऊंगा कि 6 हो जाए, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने बच्चों कितने लगा दिया, 6 लगा दिया। अब ये तो 6 हो गया, लेकिन अब अनबैलेंस क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 1 13, ऑक्सीजन यहाँ पे अब 13 हो गए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या करूँ भाई मैं, अब क्या करूँ, यहाँ पर कितने लगाऊँ कि यहाँ पर आपके ये 12 हो जाए, 6 का इंटू करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 12। तो 6 का मैंने यहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, देखो इसी चैम्बर की बात हो रही है ना, तो 12 लग गया, तो ये भी 12 हो गए। अब अनबैलेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ध्यान से, 6 हो गया, यही बैलेंस, आपका ऑक्सीजन अनबैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया, टोटल गिन लो, 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गए बेटा, यहाँ पे नहीं हाइड्रोजन तो 12 ही है, ऑक्सीजन कितने हो गए 18, ठीक से गिन लो फिर से, 6 कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 दूनी 12 और 6 18, और हाइड्रोजन कितने आपके पास, 6 दूनी 12, है ना। अब ये अनबैलेंस है आपके पास, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर कितने करूँगा, 18 हो जाए, तो यहाँ पर कितने करूँगा, 18 हो जाए। तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पर 8 हो रहा है आपके पास, यहाँ पर अगर आप 6 कर दोगे, 6 दूनी 12 6 18, ठीक है, हो गया आपके पास 18 बैलेंस, है ना। देखो गिन के देख लो, आपके पास कार्बन कितने, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 और 6 सॉरी 6 दूनी 12 और 6 18, ऐसे आपके 6 दूनी 12 और 6 18 होगी रिएक्शन आपकी बैलेंस, ठीक है। तो इस चार्ट के जरिए आप है बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, है ना। इसके बाद बच्चों हम जो अपने नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, वो हम लेके आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस,
जिसमें हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स की आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपकी, उन पे बेस्ड हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आपका एज ए एग्जांपल में आपको रिएक्शन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ए एग्जामिनर आपसे रिएक्शंस बहुत पूछी जाती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखो। और प्लस बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। प्लस जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और ये वीडियो मेरी कहाँ तक पहुँच रही है उस जगह का नाम जरूर लिखेंगे बच्चों वीडियो कहाँ तक पहुँची है। बाकी का जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल द HOD ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों ले आए आपके लिए क्या, हम ले आए हैं बच्चों आपके लिए पार्ट 4। और बच्चों पार्ट 4 में मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही लेटेस्ट चीज, जो क्या है आपकी द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है, जहां से आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में बोर्ड के क्वेश्चंस में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड के एज एग्जामिनर आपसे पूछ लिए जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों के मन में बहुत सारी क्वेरी चलती हैं कि सर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। तो बेसिकली बच्चों का देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, अकॉर्डिंग टू योर CBSE, अकॉर्डिंग टू योर NCERT, आपकी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग ज्यादातर देखेंगे बच्चों कि कैसे आपकी रिएक्शंस क्या होती हैं, डीकंपोज होती हैं, है ना। जैसे कि कहने का मतलब है कि आपके पास एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और वो प्रोडक्ट आपका फर्दर कितने रिएक्टेंट्स में टूटेगा, क्या कहलाता है बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके बाद बच्चों आप क्या आती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों कि एक एलिमेंट किसी दूसरे को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, जैसे कि एक एलिमेंट है और वो कह रहा है नहीं भैया मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मैं तुझे डिस्प्लेस कर दूंगा तेरे एलिमेंट में से, ठीक है, तेरे कंपाउंड में से, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि एक एलिमेंट किसी के कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट में बच्चों क्या होता है कि कंपाउंड के बीच में रिएक्शंस होती हैं आपकी, जिसमें दोनों कंपाउंड के एलिमेंट्स एक दूसरे के कंपाउंड के एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करके अपनी अपनी जगह बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देन आपकी रिएक्शन कंडक्ट होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी रिएक्शंस होती हैं। प्लस आपकी जो मेन रिएक्शन है बच्चों वो है आपकी क्या, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि आपकी ओवरऑल रिएक्शंस के एज अ HOD माने जाते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में और रिडक्शन के बारे में, कि किस तरीके से आपका कहां पर ऑक्सीडेशन होगा और कहां पर रिडक्शन होगा, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग लेके चलेंगे। सो लोग स्टार्ट कर लेते हैं 1 बाय 1, मिलते हैं अपने इंट्रो के बाद। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें बच्चों तो सबसे पहली रिएक्शंस कौन सी होती है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ध्यान से समझना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी बच्चों, हमेशा आपकी ये रिएक्शंस एलिमेंट के बीच में हो सकती है, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में हो सकती है, प्लस कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इस रिएक्शन में बच्चों क्या होता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट होंगे वो मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे। कितने प्रोडक्ट बना रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रोडक्ट। ठीक है, वो रिएक्शन आपकी कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो देखो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर, साफ साफ मैंने आपका लिख रखा है व्हेन जब 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हो, कैसा, एक प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हो, वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कि AB है, A प्लस B मिलके क्या बन जाए, AB। तो बच्चों अगर ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी तो क्या बोलोगे कि सर ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक A और एक B दोनों ने कंबाइंड होके क्या बना लिया, एक प्रोडक्ट, इसका नाम है AB। ठीक है, अच्छा ये जो रिएक्शन होती है बच्चों कैन बी बिटवीन किस किस के बीच में हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, एलिमेंट के बीच में हो सकती है। ठीक है, 2 एलिमेंट के बीच में हो सकती है, जैसे कि H प्लस Cl आपका क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है, या फिर आपकी हो सकती है एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, यानी कि एक एलिमेंट होगा और एक बच्चों क्या होगा, कंपाउंड होगा, जो उसको डिस्प्लेस करके बना लेगा। प्लस या फिर हो सकते हैं आपके किसके बीच में बच्चों, कंपाउंड के बीच में, दोनों ही क्या हो, कंपाउंड हो। तो मैंने यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल में दे रखे हैं, पहले मैंने बच्चों किसके बीच में कराई है, एलिमेंट। तो देखो एलिमेंट पहचानोगे कैसे, कुछ बच्चों के मन में कह रही होती है सर हम कैसे पहचाने कि एलिमेंट क्या होते हैं, हम कैसे पहचाने कि कंपाउंड कहाँ होते हैं, हम कैसे पहचाने कि एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखो, एलिमेंट सिंगल बंदा होता है। कैसा बंदा होता है, सिंगल एलिमेंट अगर वहां पे अवेलेबल है तो वो एलिमेंट है आपका। जिस तरीके से मान के चलो कि अगर आप अपने परिवार के साथ में रह रहे हो तो आप कौन हो, कंपाउंड हो। अगर आप अकेले रूम लेके रह रहे हो तो आप कौन हो, एलिमेंट हो। समझ गए, ठीक है। तो अगर आप सिंगल रह रहे हो तो एलिमेंट हो, अगर आप अपनी फैमिली में ग्रुप ऑफ फैमिली रह रहे हो तो कंपाउंड हो। ठीक है, तो देखो सुनो,
सबसे पहले हमने रिएक्शन करी है एलिमेंट एलिमेंट के बीच में। तो बच्चों कार्बन क्या है आपका, सिंगल है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, सिंगल है, एलिमेंट है। दोनों कंबाइन करके एक प्रोडक्ट क्या बना रहा है बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सल्फर O2 क्या बना रहे हैं, सल्फेट, आपका SO2 बन रहा है आपका, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन सल्फर H2S हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है बच्चों आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। क्या तीनों एग्जांपल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आए, क्या समझ में आ गए तीनों एग्जांपल्स, ठीक है। आगे चलते हैं एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में होने वाली रिएक्शंस, किसके बीच में, एलिमेंट और कंपाउंड। अब देखो मेरे पास O2 आपका एलिमेंट है, SO2 आपका क्या है बच्चों, कंपाउंड है। देखो दो से मिलकर बना हुआ है तो क्या है, कंपाउंड है। ये क्या बच्चों, सिंगल है तो एलिमेंट है आपका। तो एलिमेंट और प्लस कंपाउंड दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, सल्फाइड, SO3 फॉर्म कर लिया। तो बच्चों प्रोडक्ट तो एक ही बनाना, और एक प्रोडक्ट बन रहा है तो कैसी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपाउंड कंपाउंड के बीच में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों H2O कंपाउंड है, कैसे पता किया, क्योंकि भैया इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। CO2 कंपाउंड है क्योंकि कार्बन है और ऑक्सीजन भी है, दोनों ने कंबाइन करके क्या बना लिया मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 बन गया आपका आसानी से, क्या बात है। ऐसे आपने सल्फेट और H2O को मिलकर क्या बना लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO3। तो ये बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत अच्छे देख ली हैं। रिमेंबर वन थिंग, बस एक चीज का ध्यान रखो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होती हैं आपकी जो कि आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बना रही हो। कैसी रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं आपकी प्यारे बच्चों, है ना। जो कि आपकी एक बात और माइंड में रखो, जो कि आपकी एलिमेंट एलिमेंट के बीच में हो सकती हैं, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में हो सकती हैं, प्लस कंपाउंड कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ के अगर हम लोग देखेंगे तो आगे हमें क्या दिखेगा, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, आपने वर्ड सुना होगा डिकम्पोज, क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। आपने बायोलॉजी में, आपने 8th में 9th में जब भी आप थे उस क्लास में, तो आपने सुना होगा डिकम्पोज का मतलब क्या होता है। तो बच्चों डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज का मतलब किसी चीज का टूटना, किसी चीज का टूटना, ठीक है। जिस तरीके से आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा डिकम्पोज क्या, हम किसको बोलते हैं, डिकम्पोज, हम बोलते हैं बायोलॉजी में डिकम्पोज। जैसे कि अगर मान के चलो कोई जानवर है, कोई एनिमल है, कोई मैमल है, अगर वो मर गया और सड़ सड़ के मिट्टी में मिल रहा है तो वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिकम्पोज, क्योंकि बैक्टीरिया उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ तोड़ कर कहाँ मिला रहे हैं, जमीन में, सॉइल में मिला रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन हो रहा है आपका। सेम एज इट इज अगर डिकम्पोज वर्ड आया तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई कंपाउंड ब्रेक जरूर हो रहा होगा, ठीक है, कोई ना कोई कंपाउंड ब्रेक जरूर हो रहा होगा। तो यहां पर आपका कोई भी कंपाउंड ब्रेक हो गए, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट फॉर्म कर रहा हो, कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अच्छा उससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा सा प्यारा सा, जिसपे बेस हम लोग एक्टिविटी भी देख चुके हैं। जैसे कि मैं आपसे, अगर मेरे प्यारे बच्चों पूछूं, आपसे मैंने एक एक्टिविटी कराई थी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो आप सबने बड़े मजे से ये रिएक्शन सीखी थी, बड़े मजे से सीखी थी। अगर आपसे बोला जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दो, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, एज अ बोर्ड में आपको हर रिएक्शन का एग्जांपल जरूर करके आना है। डिफाइन तो लिखनी है ही है, प्लस एग्जांपल भी देके आना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका एग्जांपल देख के ही आपको मार्क्स देगा, आपकी डिफाइन को वो इतना गौर नहीं देगा। अगर आपने रिएक्शन कर रखी है तो आप कहीं हद तक मार्क्स गेन कर लोगे। अगर आप सिर्फ थ्योरी लिख के आए हो तो अगर आपका 10 नंबर का भी क्वेश्चन है तो मुश्किल से आपको 2 या 3 नंबर मिलेंगे सिर्फ, क्योंकि आपका जो एग्जांपल जो रिएक्शन है वो ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि सर क्या लिखूं मुझे नहीं पता कितना रट्टा मारूं, तो आप एक काम कर सकते हो ना, मैं हूं ना आपके साथ आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी में आपने रिएक्शन पढ़ी थी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो बस आप वही जला के दिखा दो। यहाँ पे देखो Mg प्लस O2 दोनों एलिमेंट है और क्या बनता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या ऐसी रिएक्शन बोलेंगे हम इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत आसान है भाई, ये तो समझ में आया अच्छे से, ठीक। इसके बाद बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे आते हैं। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे जो कंपाउंड होता है आपका बच्चों, जैसे कि AB है, A प्लस B में ब्रेक हो जाएगा। AB आपका किस में ब्रेक हो जाएगा, A प्लस B में, ठीक है। तो रिएक्शन क्या कहती है आपकी, इट इज द टाइप इन विच, क्या आपकी एक टाइप है इन विच जिसमें रिएक्टेंट जो होगा आपका वो फर्दर ब्रेक हो जाएगा, किसमें, इनटू कॉन्स्टेंट आइदर ऑफ हीटिंग, या फिर तो हीट देने पर, या फिर पासिंग करंट, या फिर प्रेजेंस ऑफ लाइट में, ठीक है। केसेस कोई भी हो सकते हैं। अगर कोई भी आपके रिएक्टेंट्स फर्दर ब्रेक हो जाएं हीटिंग की प्रेजेंस में, या करंट देने पर, या फिर आपकी लाइट की प्रेजेंस में, वो रिएक्शन बच्चों कौन सी कहलाई जाएगी,
डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन आती है वो आती है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आती है सबसे पहली, ठीक है। तो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों आप क्या कर सकते हो भाई, प्रेजेंस ऑफ लाइट में करनी है आपको, ठीक है। तो आप बच्चों इसमें क्या कर सकते हो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में, मैं एग्जांपल लिख दूंगा, इसको रफ कर दूं पहले मैं हल्का सा, ठीक है, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू लिखता हूं ये चीजें। तो हम लोग देखने वाले हैं क्या बच्चों मैंने बताया आप लोगों को कि हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखी, ठीक है। उसके हमने 3 टाइप देखे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या किसके प्रेजेंस में करेंगे? लाइट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, और तीसरा अपना हीटिंग। कौन सा? हीटिंग, थर्मल, ठीक है। तो बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप है आपका फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, जो कि आपकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो बच्चों इसके लिए आपको एक एग्जांपल, बच्चों ध्यान से सुनना इस चीज को, ध्यान से, ठीक है। आपको एग्जाम्पल जरूर दे के आना है एग्जाम में, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल में रिएक्शंस दे के नहीं आओगे 101% के आपके आधे से ज्यादा मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो डिफाइन तो अलग देनी ही देनी है आपको, उसके साथ साथ में आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बच्चों की रिएक्शन जरूर करके आनी है। अगर आप रिएक्शन करके नहीं आते हो और आप सोच रहे हो ऐसे घर आए, आपने पूरी डिफाइन लिख दी बहुत अच्छे तरीके से और घर आके घुस रहे हो, वाह मम्मी मेरा तो पेपर बहुत मस्त हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपका पेपर मस्त नहीं हुआ ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो आपकी रिएक्शन से ही पता करते हैं कि आपको बच्चे को आता कितना है, ठीक है। क्योंकि वो एक अलग इंडिकेट करते हैं, रटने वाला बच्चा अलग और एक समझने वाला बच्चा अलग, और जो रिएक्शन करके आएगा वो समझ के लिख के आएगा, है ना। तो आपको रिएक्शंस भी रटनी नहीं है, समझ के लिख के आनी है, बट लिख के जरूर आनी है, ठीक है। आपको सिर्फ वहाँ पे थ्योरी नहीं लगा के आनी है। तो देखो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, हमें एक एग्जांपल करना है बच्चों, जिसमें हमें रिएक्शन में करके दिखाना है कि आपकी लाइट की प्रेजेंस में कोई कंपाउंड ब्रेक हो रहा हो। तो बच्चों मेरे पास कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। जब भी आप सिल्वर क्लोराइड को AgCl को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बच्चों Hnu लाइट का सिंबल है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रखते हो तो AgCl बच्चों आपका Ag + Cl2 में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और आपका क्योंकि एक कंपाउंड आपका ब्रेक हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन कौन सी कराई जाएगी बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या समझ में आया तीसरी मेरी बात? ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। आपके पास कंपाउंड है AgCl, ठीक है। AgCl को आपने प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Hnu सिंबल है लाइट, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में जब आप रखते हो हीट देते हो तो आपका टूट जाता है, Ag अलग Cl अलग, तो Ag अलग हो जाएगा और Cl2 बच्चों क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाते हैं। और दोनों कंपाउंड्स के रिएक्टेंट अलग अलग हो गए तो क्या कहलाई जाएगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट पासिंग करंट के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों पासिंग करंट में तो एक छोटू सा एग्जांपल है, बहुत माइन्यूट सा, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन से कौन सा पढ़ते आ रहे हो? नमक तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना। तो नमक को रखो NaCl, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको पता है कि जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट देते हो तो Na पे और Cl पे आयंस आ जाते हैं, और Na अलग और Cl अलग। तो Na पे पॉजिटिव आयंस और Cl पे नेगेटिव आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे को। इसी तरीके से बच्चों नमक आपका घुल भी जाता है पानी में, क्योंकि उस पर आयंस आ जाते हैं। इसीलिए बच्चों नमक की प्रेजेंस में पानी में करंट आपका जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है ना। तीसरे पर आते हैं बच्चों थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों क्या होता है? जो कि आपका प्रेजेंस ऑफ हीटिंग की प्रेजेंस में होगा भैया, यानी कि हीट देके अलग करना। हीट देके, जिस तरीके से तुम्हारी मम्मी खोया बनाती है, खोया दूध का बनाती हैं, घंटों घंटों तक उसको कहाँ पे रखती हैं? हीट पे। क्यों रखती हैं? जिससे कि आपके जो मिल्क है उसके अंदर जितने भी सबस्टांसेस हैं वो हीट की वजह से अलग हो के वेपराइज हो जाएं, और मेन कंटेंट आपके पास क्या? खोआ, वो निकल आए दूध से बाहर, इसलिए करते हैं ना। तो वो कौन सी रिएक्शन हुई जो मम्मी आपकी खोआ बनाती हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। कौन सी हुई? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि बाय हीट में हो रही है। किस में हो रही है? हीट में हो रही है, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी मम्मियों की सब्जी में, ये थोड़ा अजीब हो गया, मम्मियों की सब्जियों में नहीं, जो मम्मी सब्जियां बनाती हैं उन सब्जियों में क्या होता है, कभी कभी पानी की अमाउंट बढ़ जाती है, कभी कभी क्या जाता है पानी ज़्यादा चला जाता है, जबकि कायदे से इतना पानी नहीं जाना चाहिए। तब मम्मियाँ क्या करती हैं हमारी? क्या करती हैं? अब ये तो नहीं है कि गलती हो गई तो उस गलती को लेके पापा के सामने लेके जाएंगे कि मेरे से गलती हो गई है, माफ़ कर देना। नहीं, ऐसा नहीं करेंगी ना। वो क्या करेंगे? दिमाग चलाएंगे, गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगी, हीट बढ़ेगी, जो एक्स्ट्रा पानी पहुंच गया वो क्या हो जाएगा? वेपराइज, और सब्जी हाथ में, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जिसमें हम लोग एग्जांपल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। जब ये आपका प्रेजेंस ऑफ हीट, सिंबल है आपका हीट का,
इसकी प्रेजेंस में आएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग और CO2 गैस अलग, ऐसे आप ले सकते हो। ये एग्जांपल तो आपने ले लिया, ठीक है। प्लस आप लोग इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आपका अगर AB है तो A प्लस यहाँ आपका फर्दर क्या जाता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है। क्या जाता है, ब्रेक, ठीक है। तो हमने ओवरऑल 3 रिएक्शंस पढ़ ली डीकंपोजिशन रिएक्शंस की। तो बच्चों हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया, हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन देख लिया। अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देन हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर डेंसिटी कोऑर्जन। बच्चों चैप्टर आपका मोस्टली जल्दी खत्म होने वाला है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द HOD ऑफ बायोलॉजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, ले आए आपके लिए क्या बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपने पार्ट 5। और बच्चों पार्ट 5 में आज मैं आपको बताऊंगा कुछ रिएक्शंस हमारी रह गई थी जो कि हम अपने इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो आज मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो बच्चों बेसिकली अगर हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या आपकी, है ना, मन में सवाल आता है हमारा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली देखो आपकी डिस्प्लेसमेंट वर्ड पे जाओ, वर्ड क्या कहना चाह रहा है आपका, वर्ड कह रहा है आपसे कि एक चीज दूसरी चीज को उसके कंपाउंड में से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि अगर मान के चलो कोई भागता भागता आता है और उसकी जगह ले लेता है, जैसे कि मान के चलो कोई कम्युनिटी में 4 लोग हैं, ठीक है, किसी कम्युनिटी में 4 लोग रह रहे हैं, एक पर्सन अकेला कहीं रह रहा है, ठीक है। अब वो भागता हुआ आता है और उनमें से किसी एक को जो कमजोर सा दिख रहा है उसको आएगा भगा देगा वहां से और उसकी जगह पे खुद जगह ले ले, है ना। तो बच्चों कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जिसमें क्या हुआ कि एक पर्सन ने उस कम्युनिटी में से जो 4 लोग रह रहे थे उनमें से एक को भगा दिया और खुद उस जगह पे आ गया और वो पर्सन को अलग निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। तो बच्चों कौन सी रिएक्शन हुई आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऐसे ही कुछ हमारे एलिमेंट्स भी ये काम करते हैं, ठीक है। हमारे एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स, देखो सुनो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखो हो क्या रहा था कि नॉर्मल क्या थी कि जिस टाइम पे साइंटिस्ट जो थे आपके, जिस टाइम पे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी या फिर जिस टाइम पे डिस्कवर कर रहे थे वो, तो वो देख रहे थे कि हर एक एलिमेंट किसी न किसी के साथ में रिएक्ट कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों, है ना। जैसे कि अगर वो देख रहे थे कि हाइड्रोजन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं तो H2O बन रहा है, ठीक है। अगर हम किसी कंपाउंड को, जैसे कि Na है, सोडियम है, उसको क्लोरीन के साथ में ऐड कर रहे हैं तो NaCl बन रहा है। तो उन्होंने देखा कि रिएक्शंस कुछ में रिएक्शंस में हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अब साइंटिस्टों को कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी मिले जो कि लीस्ट रिएक्टिव थे, किसी से रिएक्ट कर ही नहीं रहे थे। तब उनके मन में सवाल आया, यार ऐसा क्या है, ऐसी क्या है, यानी कि हम कहते हैं ना ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है ना। ऐसा ही कुछ था कि उनको मन में ख्याल आया कि ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से ये एलिमेंट किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आपका गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ आपका, ठीक है, सिल्वर हुआ, या फिर एल्यूमिनियम हो गया आपका, या फिर कॉपर हो गया आपका, ठीक है। एल्यूमिनियम तो कर जाता है मोस्टली, अगर हम देखें कॉपर हुआ आपका, सिल्वर, गोल्ड हुआ आपका, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने देखे होंगे गोल्ड प्लेटिनम आपके काफ़ी ज़्यादा एज अ परचेसफुल एलिमेंट्स भी होते हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं आपको मार्केट में, ठीक है। रीज़न क्या है बच्चों, क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। अगर रिएक्ट नहीं करेंगे किसी के साथ में तो इनको आप एक सालों साल अगर कहीं पर रखोगे, चाहे ज़मीन में गाड़ के रखो, चाहे आप एक अपनी तिजोरी में रखो, जहाँ रखना है वहाँ रखो, सोना आपका खराब नहीं होता है बच्चों। उस पर जंग नहीं लगती है, उस पर रस्टिंग होती ही नहीं है। क्यों रस्टिंग क्यों नहीं हो रही है भाई, जबकि आप नॉर्मल लोहे को अगर देखोगे छत पे अगर बारिश हो जाए हल्की सी, अगर लोहा कोई डला हुआ है तो जंग पकड़ लेता है। हर एक एलिमेंट आपका क्या पकड़ लेता है, जंग पकड़ लेता है, ठीक है। लेकिन गोल्ड आपका नहीं पकड़ता जंग काफी टाइम तक भी आपकी ज्वेलरीज एकदम चमकती है भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से। रीजन क्योंकि गोल्ड आपका क्या बच्चों लीस्ट एक्टिव एलिमेंट है। तो ये पता कैसे करें कि कौन सा एलिमेंट रिएक्शन करेगा, कौन सा एलिमेंट रिएक्शन नहीं करेगा, हाउ कैन यू फाइंड आउट। तब आपकी आई थी बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, जो कि आपकी ऑन द बेसिस रखी गई थी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज एक चार्ट फॉर्मेट है, जैसे आके आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, बताऊंगा आपको। रिएक्टिविटी सीरीज एक चार्ट फॉर्मेट है जिसमें बच्चों आपके मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स को ऊपर रखा गया और लीस्ट एक्टिव एलिमेंट्स को नीचे रखा गया, जिसमें ये बात साइंटिस्टों ने क्लियर बोली कि जो एलिमेंट ऊपर आता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला एलिमेंट कभी भी ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी ये बात कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो अगर आपके पास कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, कोई एलिमेंट क्या बच्चों आपके पास ए है। अगर आपके पास कोई एलिमेंट ए है तो अगर आप उसमें से, मेरा माइक हिल गया थोड़ा सा, मैं इसको साइड से कर लेता हूँ यार, हाँ ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या कोई एलिमेंट ए है, ठीक है। अगर आप इस एलिमेंट ए में से
आपके पास कोई कंपाउंड है BC, ठीक है, BC। अब BC का मतलब कुछ और मत ले जाना, BC का मतलब नॉर्मल BC है ना, कंपाउंड है कोई, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो एलिमेंट है A, वो BC में से, भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, मैंने बताया आपको लास्ट लेक्चर में। तो ये बच्चों किससे अटैच होगा? C से, नेगेटिव वाले से। और क्या कंपाउंड बना लेगा? AC। और बच्चों B कहाँ निकल जाएगा? बाहर। तो आपका हुआ क्या, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड में से और न्यू कंपाउंड AC बना लिया और B को बाहर निकाल दिया। बच्चों कौन सी रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपसे बोल दिया, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि लो भाई ये वाला एग्जांपल दे दिया आपको समथिंग, कौन सा ले लूँ, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये वाला दे दिया, कॉपर है आपका और आपके पास कंपाउंड दे दिया जिंक सल्फेट, ठीक है। और अब आपके रिएक्शन करने के लिए बोली, आपके एग्जामिनर ने इतना करके और आपसे बोला रिएक्शन करके दिखाओ, तो आपके मन में क्या आया? अरे 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 इतनी सी रिएक्शन, आप तो हाल कर दोगे। आपके मन में क्या सवाल आएगा? भाई हमारे सर ने सिखाया है, क्या सिखाया है कि यहाँ पर सर पॉजिटिव चार्ज लगाओ, यहाँ पॉजिटिव लगाओ, यहाँ नेगेटिव लगाओ, प्लस वाला माइनस के पास जाता है, तो ये इससे रिएक्ट करेगा और बना लेगा क्या? आँख बंद करके बना दोगे आप लोग क्या? कॉपर सल्फेट बना दिया आपने तो। और आपने क्या कहा? लो सर रिएक्शन हो गई, जिंक बाहर कर दिया। बट रिएक्शन आपकी क्या है बच्चों? गलत है। ये रिएक्शन आपकी गलत है ना? सोच रहे हो ना कैसे गलत है? बस यही तो सिखाना है, यही सिखाना है कि ये रिएक्शन गलत क्यों है। ये रिएक्शन आपकी तब सक्सेसफुल थी अगर आपकी जिंक को मैं यहाँ रखता और आपके पास कंपाउंड देता ये वाला कॉपर सल्फेट, देन आपका जिंक क्या करता है? इसको डिस्प्लेस करता और बनाता जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस आपका कॉपर निकल जाता, ठीक है। अब कहोगे कि ये रिएक्शन एकदम सही है, ये रिएक्शन एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब किस बेस पे पता करें कि सर आपने ये क्यों गलत कर दी, ये क्यों सही कर दी? ये चीज लेके आए थे आपके रिएक्टिविटी सीरीज में। आप बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने आपसे अभी अभी बोला कि आपका जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा, मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स कौन से बच्चों? ऊपर वाले। लीस्ट एक्टिव एलिमेंट कौन से बच्चों? नीचे वाले। लीस्ट एक्टिव एलिमेंट है कैसे बच्चों? आपके लीस्ट रिएक्टिव। अब लीस्ट एक्टिव का मतलब ये बस है ना कि आप सोचो कि ये ऊंची जात वाले हैं, ये नीची जात वाले हैं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। आप सोचो कि ये ऊंची जात वाले हैं तो ये नीचे जात वालों को हटा सकते हैं, बट नीची जात वाले आपके ऊंची जात वालों को नहीं हटा सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ हम जात बरादरी नहीं लेके आएंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपके बच्चों मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो एलिमेंट्स है आपके ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, पर नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ध्यान सुनना, कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए नीचे वाले एलिमेंट्स को ऊपर लिख के दे देते हैं, तो आप क्या सोचते हो? हटाओ कर दो, लेकिन रिएक्शन गलत होती है। जैसे कि देखो यहाँ पर हुआ, आप देखो बच्चों कॉपर कहाँ पर आ रहा है, देखो ये कॉपर, ये रहा कॉपर, ये रहा, ठीक है, ये कॉपर दे रखा है आपका। जिंक बच्चों कहाँ पर आ रहा है? देखो जिंक दे रहा, तो बच्चों ऊपर कौन है? ऊपर जिंक है। ऊपर कौन है? जिंक है। बच्चों जिंक के पास कैपेसिटी है इसको डिस्प्लेस करने की, कॉपर के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो जिंक को डिस्प्लेस कर सके, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, और ये बात ध्यान रखने के लिए आपको क्या याद करनी पड़ेगी? रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी पूरी एक लाइनिंग में। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद होगी तो आप ऐसी रिएक्शंस को फाइंड आउट कर पाओगे और देन आप क्या कुछ कर सकते हो। बात समझे मेरे? अगर आपको रिएक्शंस में अगर आपको ये रिएक्शन करनी है तो आपको बच्चों ये याद करना पड़ेगा पूरा फॉर्मेट, ठीक है, वो भी लाइनिंग में। बहुत अच्छा नाम है मेरे पास, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तब तक मैं ये पहले करा दूँ, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन समझ में आ गई है ना? मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये तो होनी नहीं है, तो रफ कर दे रहा हूँ मैं इसको। हम लोग ये वाली रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन होगी आपकी। अब बच्चों देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहती क्या है? इट इज अ रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन है जो कि किसके बीच में होती है प्यारे बच्चों? एक एलिमेंट के बीच में और एक कंपाउंड के बीच में। जाहिर सी बात है बच्चों, एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, ठीक है, तभी होगी। इन विच मोर रिएक्टिव, देखो बच्चों साफ साफ कह रहा है ये आपसे क्लियर, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वही डिस्प्लेस करेगा किसको बच्चों? लेस रिएक्टिव फॉर्म इट्स कंपाउंड, तब कंपाउंड बनेगा। तो आपसे क्लियर कह रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, अदरवाइज किसी में भी दम नहीं है उसको डिस्प्लेस करने की। बस तो समझ आई, ठीक है। तो ये सही ये कहना चाह रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कंपाउंड है आपका, ये एलिमेंट है बच्चों आपका, ये क्या है? कंपाउंड, ठीक है। इसको डिस्प्लेस कर देगा, बना लेगा जिंक सल्फेट, और बच्चों कॉपर आपका कहाँ निकल जाएगा? बाहर, सेपरेट। ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। जब जैसे कि मैं बच्चों हर बार बोलता आया हूँ आपसे कि आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है
किस बात का, कि आपको है किसी भी डिफाइन जब आप कर रहे हो, फिर चाहे रिएक्शन कॉम्बिनेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, रेडॉक्स रिएक्शंस हो, एक्सेट्रा कोई भी हो, आपको एग्जांपल देके आना है बच्चों, अगर नंबर चाहिए तो। अगर आप एग्जांपल में रिएक्शन करके नहीं आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है ना। बाकी का वो बात अलग है कि अगर किसी के चाचा विधायक हो तो आप ला सकते हो, है ना, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो तो तब क्या बात है जब विधायक होने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर पढ़ना पड़ेगा फिर तो, है ना। मेरे तो नहीं है तो मुझे तो पढ़ना पड़ा, है ना। तो देखो सुनो अब इसका हम लोग नाम लर्न कर लेते हैं ना, कि नेमिंग हम लोग कैसे लर्न करेंगे, ठीक है। तो देखो सुनो, आपके पास ये तो रखा है, अब आपको सर कैसे याद करें इसको लाइन से, तो मेरे पास एक आइडिया है ना, सुनो ध्यान से, देखो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, केदार। बच्चों आपके पास कोई अच्छा नाम हो तो आप मुझे सजेस्ट करके लिख सकते हो कमेंट में, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर मुझे वो इजी लगेगा तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में वही नाम अप्लाई करूंगा, है ना। तो आपके पास कोई और बेटर नाम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो बच्चों, है ना। बाकी का मेरे पास तो यही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके केदारनाथ का माली, कार्बन बच्चों ऐड हो गया है, यहाँ से ध्यान रखना, केदारनाथ का माली कार्बन ऐड कर दिया मैंने, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी अगर आप कार्बन हटा भी दो तो कोई इशू नहीं है, बट है तो आप देख लेना, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है, कौन है आगे आओ। आप बच्चों लास्ट में गोल्ड दे रखा है, आप गोल्ड के नीचे प्लेटिनम और ऐड कर सकते हो बच्चों, है ना, प्लेटिनम और ऐड कर सकते हो गोल्ड के नीचे, है ना। बाकी का नाम देखो, केदार पोटेशियम, नाथ सोडियम, का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू Al एल्यूमिनियम, कार्बन दे रखा है आपका, जरा जिंक, फीके आयरन, पकाता है लेड, है हाइड्रोजन, कौन कॉपर, है आपका मरकरी, और कौन है आगे मतलब आपका सिल्वर, और आऊ का मतलब गोल्ड, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी एक्टिविटी सीरीज है जो कि आपको लाइनिंग में याद करनी है ना, इस तरीके से, ठीक है। प्लस आप ऐड करने के लिए इसमें नीचे प्लेटिनम और ऐड कर सकते हो आप नीचे, क्योंकि वो भी आपका मोस्टली लिस्ट एक्ट में आता है, अकॉर्डिंग टू नाम फॉर्मेट में आ नहीं रहा था तो मैंने लिखा नहीं है, बट आप लिख लेना नीचे प्यारे बच्चों, है ना। तो ये हमारी कौन सी एक्शन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एक्शंस। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को इतना समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट एक्शंस क्या होती हैं? आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। सो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं अपनी क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्लस उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि हमने अभी आपकी देखी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, जिसमें हमें एग्जांपल में अगर आप लेना चाहो तो आप एक एग्जांपल और ले सकते हो। जैसे कि हमने एक एक्टिविटी करी थी अपने लास्ट लेक्चर्स में, अगर बच्चों ने ना देखा हो तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हो बच्चों, आपकी प्ले लिस्ट में अपलोडेड है सारे चैप्टर्स, है ना। आपके लाइनिंग वाइज लगे हुए हैं पार्ट्स, आप लाइनिंग से देख सकते हो। प्लस हमारा वन शॉट भी आने वाला है, आई थिंक आपका 2 या 3 दिन के अंदर में आपका वन शॉट रेडी बन के और आपके पास आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ भी, है ना। तो इसमें बच्चों मैंने आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्शन में एक एग्जांपल आपको बताया था, जो कि मैंने आपको बताया एक एक्टिविटी करवाई थी, जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो बच्चों आप उसको डिस्प्लेसमेंट एक्शन में ऐड कर सकते हो एज एग्जांपल, जिसमें आप बच्चों जिंक की रिएक्शन कर सकते हो H2SO4 के साथ में, है ना, और आपका H2 आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, देन फॉर्म आपका जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बच्चों, है ना। तो आप उसको एज एग्जांपल में डाल सकते हो उसमें। प्लस अब जो हम बच्चों देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट एक्शन। तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर मान के चलो 2 फैमिली हैं, क्या है आपकी 2 फैमिली हैं, या फिर 2 फैमिली नहीं लेते, हम लोग लेके चलते हैं। जैसे कि मान के चलो कि आपने वो देखी है हेरा फेरी, आपने देखी होगी, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि वो लोग लेन देन कर रहे होते हैं, ये कहते हैं एक हाथ से तू ले एक हाथ से मैं लेता हूँ, क्या बच्चों बैग, जो बैग और आपके जो कोकीन वगैरह वो लोग बेच रहे थे वो, ठीक है। तो वो उधर से कहते हैं कि हमारे पास कोकीन है ना, कोकीन समझो ना, चरस गांजा जो लोग जय भोले बाबा की ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है, वो वाला, है ना। तो एक तरफ से वो कहते हैं लो भाई, एक तरफ से आप पकड़ो एक तरफ से हम पकड़ते हैं। तो उन्होंने इस तरफ क्या दिया, उन्होंने इस तरफ से कोकीन दिया, उन्होंने उधर से क्या दिया, पैसे दिए। तो पैसे इधर गए, कोकीन उधर गया, क्या हुआ, दोनों कंपाउंड थे उधर उधर, भाई 4 लोग उधर खड़े हुए थे, 4 लोग उधर खड़े हुए थे। एक पर्सन उन्होंने अपना भेजा कि हाँ भाई जा, इधर गया, दूसरा पर्सन आपका इधर गया। तो बच्चों दोनों कंपाउंड में से यानी कि 4 लोगों में से एक एक पर्सन का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट।
यानी कि एक इधर से गया तो उधर जुड़ गया और एक उधर से गया तो इधर जुड़ गया। ऐसी ही कुछ रिएक्शन होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। देखो जैसे कि आपके पास कंपाउंड है बच्चों AB प्लस कंपाउंड है CD, दो कंपाउंड आपके पास प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस वाला आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव वाले से अट्रैक्ट होगा, तो क्या बनाएगा AD, क्या बनेगा AD प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या बनेगा, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि सर आपने AD बनाया है तो दूसरा BC बना दो, नहीं नहीं नहीं, BC नहीं बनेगा, CB बनेगा। कैसा बनेगा, CB, क्योंकि प्लस वाला हमेशा पहले लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि प्लस वाला हमेशा क्या होता है, मेटल होता है। क्यों, क्योंकि वो बच्चा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्यों, और जो लूज करता है उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास ये रिएक्शन बन रही होती है, ये वाली रिएक्शन, क्लियर है। तो बच्चों ऐसी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कराते हैं, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो देख लेते हैं। इट इज अ रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। ये रिएक्शन हमेशा कितने कंपाउंड्स के बीच में होती है बच्चों, दो कंपाउंड के बीच में होगी। देखो दोनों कंपाउंड है, इन विच दे आर म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस, जिसमें ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या चेंज कर लेते हैं, आयंस, ठीक है। एक इधर करेगा तो एक इधर करेगा। दिस इज आइदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इसको हम लोग आइदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपको मोस्टली चांस रहते हैं कि एक न एक प्रेसिपिटेट जरूर बनता है। प्रेसिपिटेट बच्चों क्या होता है, जो घुलते नहीं है, क्या आपके घुलते नहीं है। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों। तो देखो, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स आर म्यूचुअली रिएक्ट, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हो आपस में, एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और आपका इस चीज से क्या फॉर्म हो रहा हो, इनसॉल्युबल, एक ऐसा कंपाउंड बन रहा हो जो कि कैसा हो, इनसॉल्युबल हो, घुले ही ना, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे कि आपका देखो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने बच्चों ले लिया, आपने ले लिया बेरियम आयोडाइड BaI2 रिएक्ट विद लेड क्लोराइड PbCl2, ठीक है। हम कह सकते हैं मैंने क्या ले लिया बच्चों, बेरियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड क्लोराइड। तो जब भी आप बेरियम आयोडाइड को लेड क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करोगे तो प्लस माइनस, तो क्या बनेगा, देखो ये से टच होगा तो क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। क्या बन गया, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस क्या बन गया बच्चों, PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया, लेड आयोडाइड। अब इसमें जो बेरियम क्लोराइड है ये तो आपका येलो कलर का कंपाउंड बनेगा, और जो आपका लेड आयोडाइड है बच्चों ये बनेगा PPT। क्या बनेगा, PPT, यानी कि प्रेसिपिटेट, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो कि घुल ही नहीं रहा होगा। जैसे कि आपका ऑयल होता है, वाटर में घुलता नहीं है, ऊपर सरफेस पे रहता है, कुछ इस तरीके का एक ऐसा कंपाउंड बन जाता है जो कि आपका इनसॉल्युबल रहता है, घुलता ही नहीं है। ऐसी रिएक्शन बच्चों को इसमें कहलाएगी आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, ठीक है। और प्रेसिपिटेट रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों मैं आपको बताऊंगा, वैसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा बता दूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी बच्चों एसिड और बेस के साथ में होती है। किसके साथ में होती है, एसिड और बेस। जब भी आप एक एसिड को एक बेस के साथ में रिएक्ट करते हो तो बच्चों आपका न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट दे देता है। क्या देता है, सॉल्ट। और हमारी रिएक्शन कौन सी कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वो हम देखेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी के बच्चों आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। प्लस बच्चों ये वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है उस जगह से अपना जगह का नाम जरूर लिखें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि ये वीडियो मेरी कहाँ तक पहुंच रही है। और जितना हो सके बच्चों वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। बच्चों ले आए आपके लिए हम लोग पार्ट 6, और बच्चों पार्ट 6 में आपको बताऊंगा रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज, रेडॉक्स रिएक्शन। बिना टाइम वेस्ट किए मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो बच्चों अगर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें, रेडॉक्स रिएक्शन की, तो हमने बच्चों बड़े अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली, हमने बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ ली, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली, और आज हम पहुंच गए अपने किस पर, रेडॉक्स रिएक्शंस पर। तो बच्चों आप सबकी मेहनत और आप सबका लगन से आज हम पहुंच चुके अपने रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो आज से पूरा खत्म करके हटाएंगे जो कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो बिल्कुल भी नहीं हिलना, पैरों पैसे लेके बैठ जाओ, करते हैं स्टार्ट, ठीक है बच्चों। तो देखो सुनो, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है आपकी। तो बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इस रिएक्शन में आपकी क्या होता है बच्चों, आपकी कि एक ऐसी रिएक्शंस, यानी कि हम कह सकते हैं आर दोज रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और
रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको ऑक्सीडेशन होता हुआ भी दिख रहा हो और रिडक्शन होता हुआ दिख रहा हो, अगर ये दोनों कंडीशन आपको दिख रही हैं तो बच्चों वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है? रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप कैसे पहचानोगे कि सर ये रिडॉक्स रिएक्शन है? या फिर अगर आपसे बोल दिया एज एग्जामिनर कि एग्जाम्पल दो किसका? रिडॉक्स रिएक्शन का, तो बच्चों आपको एग्जाम्पल में भी देनी पड़ेगी। प्लस हो सकता है अगर आपको रिएक्शन देना है तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बोल दें, तो बच्चों कैसे पहचानोगे कि सर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है? तो वो सब हम कैसे देखेंगे, उसके लिए बच्चों कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं उनको हम लोग कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। और अगर हमें ये पता चल गया तो मतलब हमारी रिडॉक्स रिएक्शन पता चल गई, ठीक है। तो देखो आप लोग, सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन डिफाइन किया बच्चों, ऐसी रिएक्शंस किसको बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों ही रिएक्शन हो रही हैं आपकी बड़े आराम से, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या डिफाइन क्लियर हुई है ना? चलो देखते हैं, लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो दोनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन कैसे पहचानोगे? तो ध्यान से समझना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का किसी भी कंपाउंड में क्या होना? ऐड होना, बात समझना भाई ध्यान से। एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का निकलना, बच्चों क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से आप लोग, जैसे कि आपके पास एक रिएक्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि मैं आपको बता दूँ Mg+O2, अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो बच्चों क्या बनेगा? MgO, क्या यही बनता है ना? बैलेंस करने की बात अलग है, आप बैलेंस भी कर सकते हो, लो बैलेंस कर दी मैंने, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे Mg है, यहाँ पर MgO है, यानी कि O बच्चों यहाँ से क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड। साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पे O है? नहीं है, बट यहाँ O है, मतलब O क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या इतनी सी बात समझ में आई? क्या इतनी सी बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, ठीक है। इसी का एक और एग्जाम्पल ले लो आप, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल समझ में आ गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि ये रिएक्शन है आपके पास NaH, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, इसको आप जब इलेक्ट्रेट करोगे तो बच्चों Na+NH पॉजिटिव, या फिर हम लोग NaH2 कर सकते हैं, ठीक है, Na+ या H पॉजिटिव करते हैं, यहाँ पे NaH2 कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बच्चों आपको देखो क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, कि यहाँ पे आपका H है बट यहाँ H नहीं है। तो बच्चों H क्या हो रहा है? निकल रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? निकल रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या एग्जांपल समझ में आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, ठीक है। अब बात करते हैं रिडक्शन की, रिडक्शन कैसे फाइंड आउट करें सर? बड़ी कंफ्यूजन है, कैसे फाइंड आउट करें? तो देखो आप लोग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बच्चों इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है, उसमें रिमूव हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। जस्ट अपोजिट है, जस्ट क्या अपोजिट। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है बच्चों? रिमूव हो रही है। क्या हो रही है? निकल रही है। तो आप एज एग्जाम्पल में इन्हीं रिएक्शंस को उल्टा करके लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका MgO है, तो बच्चों आप MgO को रिएक्ट करो, Mg अलग प्लस O2 अलग, तो साफ साफ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? Mg में से O निकल रहा है आपका, बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे आपका? रिडक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करोगे, ये तो मैं दिखा दिया आपका, प्लस आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बच्चों उल्टा कर दो, Na+H2 क्या बन जाएगा? NaH बनेगा। तो यहाँ Na पे H नहीं है बट यहाँ H है, तो बच्चों क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी कि जस्ट आपका ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। और जिस रिएक्शंस में आपकी ये दोनों ही प्रोसेस हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोला बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम लोग उसका एग्जांपल ले लेते हैं एक अच्छा सा, है ना। तो इसके लिए मैं इसको रफ कर दूं, थोड़ी सी जगह हो जाएगी। आपने इसकी शॉट तो ले लिया होगा बहुत अच्छे से, है ना। तो इसकी शॉट ले लो आप लोग फटाफट से, अगर नहीं लिया है तो ले लिया। तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा स्पेस मिल जाए और उस स्पेस में हम लोग खेल सकें। क्या? कौन बनेगा केमिस्ट्री का विजेता, ठीक है। तो वो हम खेलेंगे आज, इसमें देखते हैं। तो देखो आप ध्यान से, जैसे कि मान के चलो आपके पास बच्चों रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपके पास मेरे प्यारे बच्चों का H2, ठीक है। इसको जब आप कंबाइन करोगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप देखना, यहाँ पर आपका Cu कॉपर अलग हो जाएगा और बच्चों H2 अलग फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन हुई। अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो पता करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा इस रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक तो ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और एक यहाँ फॉर्म हो रहा है,
ठीक है। अब आप कुछ सोचो, दिमाग लगाओ, माथा लगाओ कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। क्या नीचे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो ध्यान से सुनना, रूल क्या था ऑक्सीडेशन का? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन का फंडा था वो। तो आप ध्यान से देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चों देखो यहाँ हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन नहीं है बट यहाँ है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। ये वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है? क्या यहाँ है? नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। बात समझ में आई इतनी सी? और क्योंकि ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, सो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन बोलेंगे इसको? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब बच्चों आपको लगाने होते हैं एजेंट, कि अगर ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट आएगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएं, अगर रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाऊं कि रिड्यूसिंग एजेंट लगाऊं। अब बच्चों पहली चीज तो ये मान लो कि ये एजेंट है क्या, तो मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों, ये जो एजेंट हम लोग लगाते हैं ये किसी भी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि जैसे कि अगर कोई रिएक्शन धीमे धीमे हो रही है तो उसको थोड़ा फास्ट करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा फास्ट। ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक कोई पर्सन है और ऐसे चल रहा है, रो के ऐसे करके, धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे। आपने कहा कि माथा खराब हुआ, जगह नहीं दे रहा है, तो आपने कहा कि लात ली और एक लात दी उसमें खींच के, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो आपकी लात क्या हुई? आपकी लात एजेंट का काम करी, है ना? जैसे आपके एंजाइम्स भी ऐसे काम करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं वो पर्सन रुक गया था, चल रहा था लेकिन बहुत धीमे चल रहा था। ठीक है। अब धीमे चल रहा था, आप इरिटेट हो रहे थे, और आप इरिटेट हो रहे थे, आपका माथा सटक गया। आपका माथा सटका तो आपने लात मार दी, और लात मार दी तो तेजी से भागने लग गया, और तेजी से भागने लगी तो रिएक्शन फास्ट हो गई, और रिएक्शन फास्ट हो गई तो आपकी लात का क्या क्या रोल रहा? एजेंट का। ठीक है। तो आपकी लात ने क्या कर दिया? रिएक्शन को बढ़ावा दिया, इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से आपकी जो रिएक्शन है फास्ट हो गई। ठीक है। तो ये एग्जांपल है, बट आपको एज अ बोर्ड में लिखे नहीं आना, समझाने के लिए था। आपके एंजाइम्स या एजेंट जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन को, जो रिएक्शन कंटिन्यूसली हो रही है उसको फास्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो अब मन में ये सवाल आ रहा है हमारे में, ये माइक मेरा बार बार गिर जाता है यार, है ना? अब मेरे मन में सवाल आ रहा है मन में सवाल ये आ रहा है कि सर मैं एजेंट कहाँ पे लगाऊं, यहाँ कौन सा एजेंट लगाऊं, यहाँ कौन सा लगाऊं? तो देखो सुनो, एक बेसिक फंडा भी है इसको समझने का और एक लॉजिकल फंडा भी है। बेसिक फंडा ये है कि आपको जस्ट अपोजिट एजेंट लगाने हैं। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, तो देखो पहले मैं बता दूं एजेंट है क्या आपके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जेरा, रिड्यूसिंग एजेंट जेरा। क्या कहते हैं ये आपके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं विच ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस। ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई गाड़ी फंसी हुई है और आपके पास है क्या थोड़ी सी एनर्जी है, लेकिन नहीं, आपने क्या करा? अपनी एनर्जी का यूज कर दिया उस गाड़ी को बाहर निकालने में, और गाड़ी भाग गई, आप रह गए। बात समझे? जैसे कहने का मतलब है कि ऐसे एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएं वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों क्या होते हैं? विच रिड्यूस अदर, जो दूसरों को गिरा दें और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो फंडे हो रहे हैं एक तरीके के। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें। जैसे कहने का मतलब है कि आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है। जो कि मतलब खुद पूरी दिन रात मेहनत करते हैं या फिर अपने सपने, अपने ड्रीम्स सब खत्म कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि आप एक लेवल तक पहुंच जाओ। आपको एक लेवल तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं उनके। जैसे कि आप हो तो आपका मन होता है कि कभी कुल्लू मनाली चले जाएं या कभी कहीं घूम आए, कुछ तो सोचते हैं थारी ले आएँ। ठीक है। ये सब सपने होते हैं। क्या आपको लगता है पेरेंट्स के सपने नहीं है? क्या आपको लगता है क्या उनका मन नहीं करता? क्या आपको लगता है कि उनका नहीं मन करता कि हमारे पास एक अच्छी लग्जरियस कार हो या चीज़ें हो? लेकिन नहीं, अपनी चीज़ों को डेमोस्ट्रेट करके आपको बढ़ावा देते कि आपका फ्यूचर बने। तो आपके पेरेंट्स क्या काम कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं एक तरीके से, जो है क्या आपको ऑक्सीडाइज करके खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं आपके पेरेंट्स पूरी अपनी लाइफ आपको दे देते हैं एक तरीके से, पूरा जीवन उनका निकल जाता है आपको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों? हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट आपके एक तरीके से रिश्तेदार आपके रिलेटिव्स हम बोल सकते हैं उनको, जो कि क्या मतलब क्या करते हैं? आपको रिड्यूस करते हैं खुद को ऑक्सीडाइज होने के लिए।
वैसे मैं हर किसी के रिलेटिव्स की नहीं कहूँगा, जिनको लग रहा है वो मान सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, जिनको नहीं लग रहा कोई बात नहीं है ना। लेकिन हम नॉर्मली कह सकते हैं इस चीज़ को कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं आपके जो कि दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा कि विलन जो होता था कि 10 लोगों को मार के तब उस लेवल तक पहुंचता, फिर कहता है मैं 10 लोगों को मार के यहाँ तक आया हूँ, है ना। तो यानी कि दूसरों की कुर्बानी दे दे के खुद को वहाँ पहुँचाना, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेल्फ, अपनी चीज़ों को करना। सेम वही फंडा है यहाँ पर आपका, ठीक है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके वो हैं जो दूसरों को रिड्यूस कर दें खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए दूसरों को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीडाइज होता है दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं खुद को रिड्यूस करके, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस कॉन्सेप्ट से समझ के लगा दो आप लोग। अगर ये कॉन्सेप्ट गया ऊपर से, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अगर ऑक्सीडेशन है तो आंख बंद करके लगा दो जस्ट अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर यहाँ रिडक्शन है तो आंख बंद कर लगा दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट अपोजिट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि भैया नहीं समझ में आया, ये तो समझ में आ गया कि कौन सा ऑक्सीडाइज और कौन सा रिड्यूस कर रहा है, लेकिन लगाना कौन सा कहाँ पर है, तो बच्चों ऑक्सीडेशन जहाँ हो रहा हो वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट लगाओ, और जहाँ रिडक्शन हो रहा है वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओ। आप जस्ट अपोजिट लगा दो, आपकी रिएक्शन एकदम सक्सेसफुल, ठीक है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई इतनी सी, ठीक है। तो हमने हमारी ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है, हमारी कैसी रिएक्शन है? कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है ये हमारी, ठीक है, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया ये बहुत अच्छे से? आई होप कि आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चे कह रहे होंगे सर इतना लंबा चौड़ा सुना था इसके बारे में, ये तो छोटू सी निकली और हमें समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया। क्या इतनी ही है रिडॉक्स रिएक्शन या इसके आगे भी कुछ है इसमें? है ना, इसके आगे है, बहुत कुछ है इसके आगे। पता है क्या है? ये तो आप करना सीख गए। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस रिएक्शन की जगह पे मैंने आपको रिएक्शन दे दी बच्चों, मैंने आपको रिएक्शन दे दी Na+Cl और बच्चों बन गया NaCl, ठीक है। अब यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक तो ये काम हो रहा है, एक ये काम हो रहा है। अब मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है इस रिएक्शन में? हो गया ना माथा खराब? अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने रूल तो अभी बताए हैं, लेकिन रूल आपने बताया ऑक्सीडेशन के लिए क्या? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन। आपने रिडक्शन के रूल क्या बताया है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन। लेकिन सर यहाँ तो ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, हाउ कैन यू फाइंड आउट कि कहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है? तो कौन बताएगा इसे? मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं क्या? हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम पढ़ते हैं क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ से आपको इस टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों क्या आएंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे पता करें? तो सबसे पहले रूल लिखो। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका? अगर आप इसमें पता करोगे ऑक्सीडेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में, तो ऑक्सीडेशन का रूल बनता है बच्चों रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, removal of electrons are known as oxidation। बात समझ में आई? ऑक्सीडेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। जैसे कि आपके पास Na है और Na आपका जो है प्लस एक इलेक्ट्रॉन का बच्चों रिमूव हो जाए, है ना। ऐसे अगर मैं बात करूं रिडक्शन की बच्चों, तो रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस हम लोग रिडक्शन बोलेंगे एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोल सकते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज रिडक्शन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आर नोन एज रिडक्शन। जैसे कि Cl है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें आपका, देन फॉर्म Cl आपका बनेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अब दे रहा हूँ मैं आपको रिएक्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको रिएक्शन दे दी NaCl, Na+Cl और आपका बन रहा है NaCl। क्या अब आप बता पाओगे कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है? क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप बता पाएंगे क्या? अगर बता पाएंगे तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, नहीं तो फिर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। क्या बता पा रहे हो? तो अब ध्यान से देखो रूल क्या कह रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2 8 1, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना? 1। अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है तो बच्चों क्या करेगा? ऐड करेगा, रिमूव करेगा? भैया स्टेबिलिटी लेने के लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्या कर रहा है? लूज। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। Cl बच्चों क्या करेगा? 2 8 7, 17 एटॉमिक नंबर होता है, 7 है लास्ट में, तो बच्चों क्या करेगा? ऐड करेगा। क्या करेगा? ऐड लेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की बात? अब अगर एजेंट की बात आए तो सीधे लगा दो अपोजिट। ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दैट आर द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये बच्चों हमने पढ़ ली कंप्लीट रिएक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की तीसरी बात समझ में आ गई? क्या अब आप आयंस में जो आपके इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट है, क्या आप उनमें अब आराम से निकाल सकते हो? आप रिडॉक्स रिएक्शन का फंडा आराम से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आपका मैंने आपका नॉर्मली वाला भी बता दिया, जिसमें मैंने आपको रूल के थ्रू बताया कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज ऑक्सीडेशन। उसमें मैंने बताया रिएक्शन किसमें? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट है, उसके क्या बोलेंगे? रिडक्शन। मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइज टू अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ या फिर गेट इटसेल्फ, ठीक है। ऑक्सीडाइज करें दूसरों को, खुद को रिड्यूस करके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बच्चों? दूसरों को रिड्यूस कर दें खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए, वो क्या है आपके बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया रिडॉक्स रिएक्शन का। बच्चों इसका एक लास्ट पार्ट और बनेगा आपका इस, ठीक है। बाकी का हमने चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। प्लस बच्चों प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एज ए DPP आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जहां से आप बच्चों सॉल्व करने के प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस बच्चों मैं आपको नोट्स भी जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा इस चैप्टर के। प्लस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जितना से वीडियो को शेयर करें जिससे कि मैं आपको और ज़्यादा ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड करा सकूं। बच्चों बस आपका एक लेक्चर शूट करेंगे, इस पर आपका रेंसिडिटी और कोरोजन पे बेस्ड, देन बच्चों आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मैं आपको NCERT के बुलान के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो बच्चों जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल द HOD ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों ले आए आपके लिए पार्ट 7। बच्चों ये आपका लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और बच्चों इसके बाद इसका बन जाएगा 1 शॉट आपके लिए रेडी करा रहे हैं हम लोग। प्लस आपकी बच्चों CPP जो क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है आपकी, प्लस DPP जो आपकी हैं बच्चों, वो मैं आपको लिंक पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप बच्चों अपनी क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो बच्चों अगर बेसिकली अगर हम देखें कि अगर हमारा टॉपिक है हमारा टॉपिक बच्चों जो लास्ट बचा है इस चैप्टर में, वो बचा हमारा बच्चों क्या? रेंसिडिटी और कोरोजन, ठीक है। तो रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जैसे कि मैं अगर सबसे पहले पढ़ूँ बच्चों कोरोजन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों कोरोजन क्या होता है? कोरोजन हम लोग बोलते हैं रस्ट, यानी कि जंग लगना, ठीक है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे आपके एज ए गेट, जैसे कि आपकी बहुत सारे ऐसे एज ए एप्लायंसेस है आपके, जिन पर जंग लग यानी कि ऐसे वो खराब हो जाते हैं बच्चों, है ना। तो कैसे उनको प्रिवेंट करें, प्लस उन पर जंग लग कैसे जाती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको कोरोजन के बारे में, तो बच्चों कोरोजन क्या होती है? इट इज ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल्स। कोरोजन में क्या होता है बच्चों? आपकी ईटिंग अवे, यानी कि आपके ऐसे आर्टिकल्स जो कि धीमे धीमे आपके जो कि आपकी जो रस्ट होती है वो खा जाती है धीमे धीमे उन आर्टिकल्स को, ठीक है, और कहीं हद तक खत्म कर देती है। इन केस ऑफ आयरन, जैसे कि आयरन आपका कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग हो जाती है उस पर। बच्चों कंडीशन क्या है, कब लगती है रस्ट आपकी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ मॉइस्ट एयर, यानी कि मैं आपको बताऊं बच्चों कि जैसे कि आपको पता है आपका आयरन है Fe, है ना। जैसे आप आयरन को आप नमी वाली जगह पे रखोगे, ठीक है, नमी वाली जगह से, जैसे कि मान के चलो हल्की सी बारिश हो रही है, ठीक है, माइन्यूट सी बारिश हो रही है, और आपने मान के चलो वहाँ पे रखा छोड़ दिया, जैसे कि आपकी छतों पर सरिया वरिया ब्लैक टाइप एप्लायंसेस जितने भी आपके, वो अगर आपके छूट गए वहीं पे,
तो बच्चों हल्का सा भीगने की वजह से वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, O2 के। कैसी O2 बच्चों, मॉइस्ट। कैसी O2 बच्चों, मॉइस्ट O2 के कांटेक्ट में आते हैं। और जब भी आपका आयरन नमी वाली O2 के कांटेक्ट में आएगा तो बच्चों वो बनाएगा Fe2O3.XH2O। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि किसका फॉर्मूला फॉर्म हो गया आपका, रस्ट का, यानी कि जंग का, है ना। तो ये फॉर्मूला आपका फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से जंग जो है बच्चों आपकी आयरन पे लग जाती है ना। तो इस तरीके से आप बच्चों इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे आपका एज अ बोर्ड एग्जाम में आपका कोरिजन क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके से रिएक्शन को करके आ सकते हो, है ना। बिना रिएक्शन के मैंने आपको पहले बताया बच्चों, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पूरा रिएक्शन बेस्ड चैप्टर है आपका, तो बिना रिएक्शन के आपको कोई भी चीज देनी नहीं है। ठीक है, हर रिएक्शन में आपको एग्जाम्पल जरूर देना बच्चों, है ना। अगर हम लोग बात करें, चलो केमिकल रिएक्शन करके दिखा दी मैंने ये। तो बच्चों प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर कहीं पर आपकी रस्ट या जंग लग जाए तो कैसे प्रिवेंट करोगे आप मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, सर हम तो पेंटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, पेंटिंग, है ना। आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, करते भी हो आप, है ना। आपके घरों में आपने देखे होंगे अप्लायंसेस, जैसे पंखा हो गया, ठीक है, कूलर हो गया, कूलर की जो वॉल होगी, दीवार है, आप क्या करते हो उन पर हर साल पेंट करते हो। क्या करते हो, पेंट, जिससे कि वहाँ पे आपकी नमी आपकी नॉर्मल मॉइस्ट O2 ना जाए और वो आपके इजीली खराब ना हो। तो बच्चों पेंट कर देते हो आप। ठीक है, पहला मेथड समझ में आया सर, है ना, बचाने का। दूसरा मेथड बच्चों लुब्रिकेटिंग। भैया लुब्रिकेटिंग भी करते हो ना। आपकी साइकिल होती है, साइकिल है जिनको आप मस्त 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 हवाई जहाज बना के चलाते रहते हो, है ना। तो आपने देखा होगा कि उनकी चेन होती है बच्चों। क्या होती है, चेन एक टाइम बाद बच्चों क्या करने लगते हैं, खटर 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 ऐसी आवाज करने लग जाती है ना। तो वो चेन क्या कहती है कि मुझे लुब्रिकेट करो, किससे बच्चों, ग्रीस से, है ना। तो आप क्या करते हो, ग्रीस से लुब्रिकेशन कर देते हो उस पर, जिसकी वजह से उसमें ऑयलिंग आ जाती है और इजीली फिर वो स्मूथ चलने लग जाती है ना। तो लुब्रिकेटिंग समझ में आ गया। प्लस बच्चों आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। बच्चों गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन का क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान के चलो आपका ये लोहे का पार्टिकल है आपका कोई, ठीक है, ये आपका लोहे का पार्टिकल है। तो गैल्वेनाइजेशन मेथड में बच्चों क्या करना होता है, आपको किसी न किसी एलिमेंट की कोटिंग करनी पड़ती है बच्चों। क्या करनी पड़ती है, कोटिंग, किसी भी पार्टिकल्स पर, है ना। तो मान के चलो ये आपका कोई आयरन पार्टिकल, आपका आयरन है, ठीक है, आयरन पार्टिकल है आपका, इसके ऊपर बच्चों आपने कोटिंग कर दी। क्या कर दिया, इसके ऊपर आपने कोटिंग किसकी बच्चों, जिंक की, है ना, जिंक की कोटिंग कर दी। तो बच्चों जिंक की कोटिंग से क्या होगा, वो आपका जो एज अ पार्टिकल है जो भी है आपका, वो आपका प्रिवेंट हो जाएगा कोरिजन से, रस्ट से। कैसे होगा, क्योंकि जिंक जो होती है बच्चों आपकी, वो O2 के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है, ZnO। क्या बना लेता है बच्चों, जिंक ऑक्साइड, ZnO बना लेता है। अब जिंक ऑक्साइड बच्चों क्या कर देता है, इसकी जो वॉल है उसको कर देगा इम्परमिएबल। कैसा कर देगा, इम्परमिएबल, ठीक है, इम्परमिएबल कर देता है बच्चों, है ना। अब अगर वॉल इम्परमिएबल हो जाएगी तो आपकी जो नमी वाली O2 है बच्चों आयरन के कॉन्टेक्ट में आएगी नहीं, और आएगी नहीं तो आपका जो मेटल है आपका बच्चों वो खराब नहीं होगा, है ना। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो प्रिवेंट आसानी से, है ना। अब अगर आप सोचो कि किसी और एलिमेंट को कर दो, जैसे कि कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, वो सोचते हैं हम लोग लेड से कोटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों लेड आपका कभी भी ऐसी वॉल नहीं बनाता जो इम्परमिएबल हो, जिसकी वजह से बच्चों नमी वाली O2 चली जाती है और आपका आयरन बच्चों क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। तो गैल्वेनाइजेशन में आपका मोस्टली किसका यूज करना है बच्चों, जिंक का, ठीक है, जिंक की कोटिंग करनी है आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों क्या होती है, बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आपके बोल्ट हो गया या फिर अदर चीज उन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भी आपके रस्ट फ्री हो जाते हैं कहीं हद तक, है ना। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों को कोरिजन समझ में आ गया, क्या हमने कोरिजन पूरा फिनिश कर लिया, ठीक है। ऐसी अगर बच्चों मैं बात करूँ आपसे रेंसिडिटी की, किसकी बात करूँ, रेंसिडिटी की। तो बच्चों रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, खाने का सड़ जाना, उस पर फफूंदी टाइप से फंगस लग जाना। क्या लग जाना, फंगस। जैसे कि आपने देखा होगा जो ब्रेड होती है, अगर एक टाइम तक ब्रेड आपकी रखी रहे तो बच्चों फंगस लग जाता है ब्रेड्स पे, आपकी रोटियों पे लग जाता है, प्लस आपके अचार पे भी लग जाता है, ठीक है। तो ये फंगस आपका बच्चों लगता कैसे है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द एयर। आपका जब भी खाना किसी एयर के कांटेक्ट में आता है, ज्यादा टाइम तक एयर के कांटेक्ट में रहता है, तो बच्चों में फंगस कॉज होता ही होता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक कहानी सुनी होगी, कौन सी वाली कहानी नहीं सुनी होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि आप जैसे आप मान के चलो आप आम के अचार में से आम निकाल रहे हो, तो आपकी मम्मी बोलती हैं कि जल्दी से ढक्कन बंद कर दे। सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ये बोलती जाए तो खुला मत छोड़, ढक्कन लगा दे, या फिर बोलती है हाथ से मत निकाल, चिमटे से निकाल, लकड़ी के से, है ना। तो वो क्यों बोलती हैं इस चीज़ को, क्योंकि आप ज़्यादा अगर ढक्कन खुला छोड़ोगे या फिर हाथ से निकालोगे तो बैक्टीरिया जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। या फिर आप अगर ज़्यादा टाइम तक अगर ढक्कन को ओपन रखोगे तो एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा अचार, और एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो देखो साफ साफ बोल रहा है आपसे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से एयर कॉन्टैक्ट आएगा, ड्यू टू विच स्टार्ट स्मेलिंग, उसमें स्मेल आना चालू हो जाएगी और उसका टेस्ट भी कैसा हो जाएगा, खराब। टेस्ट कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना। नॉर्मल है चीज है ये आपकी, है ना। तो बच्चों इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो आप,
आप कैसे प्रिवेंशन कर सकते हो, खाने को कैसे बचा सकते हो? तो बच्चों पहला मेथड, आप उसको स्टोर कर दो लो टेम्परेचर पर। जैसे कि आपके घरों में फ्रीजर वगैरह होते हैं, आप खाने को उठा के उनमें रख दो, तो बच्चों टेम्परेचर कम रखेंगे। टेम्परेचर कम रखेंगे तो बच्चों अगर कहीं तक आपका खाना बच जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाना जिंदगी भर के लिए बच गया, नहीं, एक लिमिट होती है बच्चों उसकी भी, ठीक है। अगर आपने मॉर्निंग का खाना शाम तक बचा लो, ठीक है ना, बच जाएगा। लेकिन आप सोचोगे उस खाने को आप 3 दिन बाद भी यूज़ कर रहे हो, तो बच्चों वो हार्मफुल है आपके लिए, है ना। इतना टाइम तक आपका फ्रीज नहीं बचा पाएगा, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो एक लिमिट तक ही बचा पाएगा वो उसको, है ना। तो आपको ज़्यादा टाइम तक भी ऐसा नहीं करना है कि पता चले कि आप बोलो कि सर ने बताया है तो भैया 4 दिन वाला पुराना खाना भी खा सकते हैं, हम तो फ्रीज में रखे हैं। नहीं, ये काम नहीं करना आपको, है ना। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। प्लस दूसरा आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो बच्चों? एडिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव। क्या कर सकते हो? एडिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव। एडिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव क्या है यार, ये क्या होता है? तो देखो, एडिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव का मतलब है कि खाने में आपको कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी है जिसके से आपका खाना खराब ना हो, ठीक है। आप सोच रहे होगे यार ऐसा क्या यूज करना है ना, ऐसी क्या यूज करना है जिसमें हम चीजें ऐड करें और खाना खराब ना हो? तो बच्चों नमक, सॉल्ट, Na। आप नमक की क्वांटिटी जितनी ज्यादा रखोगे खाने में, आपका खाना उतना ही देर में खराब होगा, ठीक है। आपने साथ सुना होगा, आपके जो मार्केट के अचार होते हैं, आपने देखा होगा, टेस्ट किया होगा, उनमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बिकने की कोई रेट नहीं होती कि पता नहीं चले कितना टाइम लग जाए उसको बिकने में, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, नमक की क्वांटिटी को बढ़ा के चलते हैं। नमक जितना ज़्यादा होगा, खाना आपका उतने टाइम में खराब नहीं होगा, ठीक है। तो आप एडिंग और प्रिजर्वेटिव से भी आप खाने को प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों कहीं हद तक हमने अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है ये, प्लस आपके चैप्टर तो हमने फिनिश कर लिया, ठीक है। बट बच्चों एक बात का वैसे ध्यान रखो कि देखो ये जो आपका चैप्टर्स है, ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है वो आपका कंप्लीटली बेस्ड है आपकी केमिकल रिएक्शंस पे। प्लस आपकी केमिकल रिएक्शन बच्चों वो रिएक्शंस होती हैं आपकी जो कि आपके सराउंडिंग में हो रही होती हैं, जिन पे आप कभी भी मोस्टली ध्यान नहीं दे रहे होते हो या फिर आप कभी कभी नोटिस नहीं करते हो। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके सराउंडिंग में ओवरऑल टाइम आपकी ऐसी ऐसी रिएक्शंस हो रही होती है जिन पे आप कभी नोटिस नहीं करते हो, ठीक है। जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स, ठीक है, वो भी कभी बार ऐसे बहुत सारी चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता है कि ये एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट था। जैसे कि मैंने आपको बताया दही, आपका कर्ड, है ना। मोस्टली हमारी मम्मियाँ सालों साल से हमारे हम देखा जाए तो हमारे कल्चर में दही बनता आ रहा है ना। लेकिन इसका प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन के अंडर में आता है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप लोग चाय बनाते हो बच्चों, चाय भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। तो आप इस चैप्टर में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली लेके चलोगे बच्चों चीज़ों को, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली समझोगे, उतना आपको समझ में आएंगी चीज़ें। और जितना ज़्यादा आप थ्योरेटिकल रटने की कोशिश करोगे बच्चों, तो एक टाइम बाद निकल जाएंगी और आपके माइंड में कुछ नहीं रहेगा। ओवरऑल जो साइंस है आपकी, या फिर ये चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो वो प्रैक्टिकली आपकी चीज़ों को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। तो जितना हो सके बच्चों प्रैक्टिकली लेके चलो चीज़ों को, जिससे कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समराइज हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकली लेके चलोगे तो बच्चों एक स्टोरी फॉर्मेट बनेगा और वो स्टोरी फॉर्मेट आपको हमेशा लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा। तो जितना हो सके रटने की कोशिश कम करो और प्रैक्टिकली लेने की चीज़ों की कोशिश जरूर करो। प्लस हमारा कंटेंट कैसा मिला आपको, इसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। प्लस बच्चों वीडियो कहाँ तक जा रही है बच्चों, अपनी जगह जरूर बताएं। बाकी का हो सके बच्चों जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।